आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। प्रणाम देवियों और सज्जनों, ये जून मंथ की 4th वीडियो है एंड द फाइनल पार्ट। जो प्रीवियस 3 वीडियो थी उसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए थे, वो हैं पॉलिटी, IR, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज़। दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ जून मंथ। इसमें हम लोग साइंस एंड टेक, कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। तो नीचे एक पिन्ड कमेंट है इस वीडियो के नीचे, उसमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और वहाँ पर जूम लाइब्रेरी के बारे में भी आपको एक क्लिप का आइडिया लग जाएगा। एंड टाइम स्टैम्प वहीं पर गिवन है, तो टाइम स्टैम्प से इफ़ यू वांट टू स्किप एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन स्किप इट यूजिंग द टाइम स्टैम्प। एंड इसके अलावा जब चारों वीडियोस अपलोड हो जाती हैं तो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं इसकी हाईलाइटेड PDF को भी अपलोड कर दूंगा। यू कैन यूज़ द PDF फ्रॉम देयर। साइंस एंड टेक का टॉपिक नंबर 7.1 है आउटर स्पेस गवर्नेंस। अच्छा, इस बार साइंस एंड टेक के अंदर ना मीडियम लेवल के टॉपिक्स हैं, मतलब ये भी नहीं कि सारे इजी हैं और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे टफ हैं। लाइक देर आर two topics which are tough and I think there are 3 topics which are on easier side। तो अगर हम देखते हैं तो एवरेज ये मीडियम में निकल के आता है। रिसेंटली हुआ क्या था ना, एक पॉलिसी की बात की गई थी, इसका टाइटल था फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। और इस पॉलिसी के बारे में यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली बात की थी। 2024 में सितंबर के अंदर UN का एक समिट होगा, उस समिट में न्यूयॉर्क में इस टॉपिक के ऊपर बहुत सी बात की जाएंगी। तो जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ द आउटर स्पेस की, उसमें हम लोग देखना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले कैसे कैसे चैलेंजेस होंगे जिसके लिए ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत कर सकते हैं ताकि हमारे पास मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस हों। ये जो पॉलिसी है ना, इसका एक मेजर जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा स्पेस टूरिज्म पर और स्पेस मिलिटराइजेशन को लेकर के। तो क्या हमारे पास स्पेस को लेकर के पहले से कोई ट्रीटीज़ नहीं है? 1958 में UN जनरल असेंबली की कमेटी आई थी, उसका कॉपस की फुल फॉर्म थी कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। अब ये बहुत पुरानी थी, 1958 की, 50 साल पहले की बात थी। तो UN कॉपस को सपोर्ट किया गया था UN ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स के द्वारा। तो इन सब के काम के कारण ना बाद में फ्यूचर में हमारे पास 5 इंटरनेशनल स्पेस की ट्रीटीज़ बन के आई थी। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968, लायबिलिटी कन्वेंशन 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 और मून एग्रीमेंट 1979। अब ये सारी की सारी जो ट्रीटीज़ थी ना, इनका अलग अलग डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इनके अंदर, जो भी कंट्रीज इनको साइन किया था। इंडिया ने इन 5 में से, इनको साइन तो इंडिया ने 5 को किया है, लेकिन मून एग्रीमेंट को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, बाकी सबको साइन भी और रेटिफाई भी कर दिया है। अच्छा, साइन करना और रेटिफाई करने में डिफरेंस क्या होता है? साइन करने का मतलब होता है कि इसमें जो भी प्रोविजंस है ना वो कंट्री उनको कंसिडर करती है। जब रेटिफाई कर देते हो तो कंट्री एग्री कर जाती है कि ठीक है, अब जो भी इसमें प्रोविजंस से बाइंडिंग है हम उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज़ समझ लो यहाँ से, स्पेस के अंदर जो डेब्री है, डेब्री का मतलब होता है जो मलबा है, तो 8410 सैटेलाइट्स हैं जो आउटर स्पेस में अर्थ के चारों इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसके अलावा स्पेस डेब्री में ऑलमोस्ट 36,500 पीसीज हैं और ये जो पीसीज है ना, ये 10 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, ये जस्ट एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। स्पेस के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं? सैटेलाइट से बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारी इमेजेस वगैरह आती हैं, हमको अपने अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में वेदर पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत हद तक जो भी हमारे स्पेस में एसेट्स होते हैं उन सबका इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम फॉर द कम्युनिकेशन पार्ट। सैटेलाइट्स नेविगेशन में मदद करती हैं, हम लोग GPS वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो US का है। इंडिया की तरफ से जो नाविक है दैट इज़ इन द प्रोसेस। फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया है जो कि अभी रिटायर होने वाला है, तो वो बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लैब है वहाँ पर, बहुत सारी कंट्रीज़ की मिलके। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेस में जो सो फार हैं अभी तक, एंड इनको फर्दर और भी आगे एनहेंस किया जाएगा। अब ये जो नया मैकेनिज़्म था, जब हमारे पास ऑलरेडी इतनी सारी ट्रीटीज़ वगैरह हैं,
तो इस नए मैकेनिज्म की ज़रूरत क्या थी, उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये UNOOSA यूनाइटेड नेशन का ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर क्या है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली के अंदर। तो ये एक बहुत ही एक स्मॉल सी यूनिट बनाई गई थी 1958 के अंदर, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया भी इसका मेंबर है और इसमें 102 कंट्रीज़ का पार्ट है। ये सब के सब क्या करते हैं ना कि आउटर स्पेस में और इसके अलावा भी साइंस एंड टेक में क्या कुछ सस्टेनेबल इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस हो, उसके लिए ग्लोबल लेवल पर कोलैबोरेशन किया जाता है। तो जो भी बाकी के UN के मेंबर स्टेट्स वगैरह होते हैं ना, उन सबको अपनी कंट्रीज़ में स्पेस एक्टिविटीज़ को लेकर के कोई लॉज बनाने हो, कोई फ्रेमवर्क सेटअप करने, उन सब में ये जो ऑफिस है ये मदद करता है आउटर स्पेस अफेयर्स में। अभी राइट नाउ हमने एक नई ट्रीटी के ऊपर काम करना शुरू इसलिए किया था क्योंकि ना हमारे पास सो फार जितने भी ट्रीटीज़ थे ना, ये सारी की सारी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क डिफाइन नहीं कर पा रही थी, है ना। स्पेस के अंदर माइनिंग भी होना अपने आप में कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी बन जाएगा आने वाले समय के अंदर। तो उसको हैंडल करने के लिए तो रिसोर्स एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी उनको ध्यान में रख के स्पेस डेब्रिस, स्पेस में जो मलबा है वो बढ़ते चले जा रहा है ना, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही है, गवर्नमेंट भी लॉन्च कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी लॉन्च कर रहा है। तो स्पेस में इतने सारे डेब्री को हैंडल करना, क्योंकि अदरवाइज इसके अंदर एक कैसलर सिंड्रोम होता है, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत सारा कोलिजन होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। स्पेस का ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन, कितने सारे स्पेसक्राफ्ट ऊपर जा रहे हैं, कितने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, स्पेस से क्या क्या मलबा होता है जो समंदर में गिर रहा होता है, तो कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, डेफिनेशन, लैंग्वेजेस क्या होंगी, मोड्स ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। ये फ्यूचर के आने वाला एक सेक्टर है जो बहुत एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इन सब में सारी कंट्रीज आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट कर पाएँ, ठीक है। एंड जैसे कभी जैसे इंडिया का ही अभी चंद्रयान का जो शिप गया था, उसका एक पार्ट जो था वो ऑस्ट्रेलिया के ओशन के पास पाया गया था, उसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, तो वो भी एक इशू है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ वो भी आ ही जाएगा हमारे मैगजीन में। फिर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आउटर स्पेस के अंदर ना, एक बहुत हद तक इस चीज़ पे काम किया जा रहा है कि वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब वेपनाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि ना ये जो हमारी सैटेलाइट्स होती है ना, इनके ड्यूअल यूज़ नेचर होता है। हम इनको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर सैटेलाइट से हम लोग दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक भी कर सकते हैं अगर उनमें वेपन हम लोग भेज देंगे। तो इंडिया का जो मिशन शक्ति था, अगर आप लोगों को याद होगा, इंडिया ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था, जिससे इंडिया ने कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी सैटेलाइट से अटैक करने की, सैटेलाइट्स को भी अटैक करने की। तो रशिया, चाइना, US के बाद इंडिया बिकेम द 4th कंट्री। सैटेलाइट्स के लॉन्च में इंक्रीज़ होता जा रहा है, हमने बात की थी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों ही लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा, इस कारण से UN को एक नई पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ रहा है। इस पॉलिसी के ब्रीफ में कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे, कुछ सुझाव भी दिए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि नई ट्रीटी के अंदर ना हम लोग पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर को बहुत ज़्यादा फोकस में रखने वाले हैं। फिर हमारे स्पेस में जो डेब्री है, इसको ना डेब्रिस नहीं बोलते, यहाँ पर S साइलेंट होता है। तो स्पेस डेब्री को रिमूव किया जाएगा, उसके लिए हम लोग कुछ नियम कानून भी बनाएंगे एंड उसके लिए कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। हालांकि बहुत सी कंट्रीज़ पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, चाइना ने एक बहुत अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया भी था स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा ना ट्रैफिक बहुत सारा होगा, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, दोनों मिलकर अगर स्पेस में जाएंगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रैफिक जैसे हम लोग ऑन द वे, मतलब अर्थ के ऊपर लैंड सरफेस पे कैसे ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, वी हैव ट्रैफिक लाइट्स, बट स्पेस में हमको ट्रैफिक लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वो स्पेस क्राफ्ट बीच में नहीं रुक सकता। तो हम लोगों को अलग तरीके के पैटर्न्स निकालने पड़ेंगे। स्पेस की रिसोर्स एक्टिविटीज़, फ्यूचर में क्या कुछ एक्सप्लोरेशन करना है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जो स्पेस में पाए जाएंगे। रिसोर्सेज कैसे भाई, एस्टेरॉयड हो गया, मीटियोर्स वगैरह जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करना, दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हो तो आप क्या कुछ सामान लेके आओगे वहाँ से नीचे, तो कौन सी चीज़ें बाइंडिंग बनानी है, कौन सी नॉन लीगली बाइंडिंग बनानी है, इंक्लूसिवनेस, सारे मेंबर स्टेट्स को पार्टिसिपेट करवाना। अब UN के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है ना, देयर आर मोर देन 192 कंट्रीज़, तो उसमें कौन से सेक्टर्स होंगे, फिर कमर्शियल सेक्टर को भी, कमर्शियल एक्टर्स कौन है, सिविल सोसाइटी को ऐड करना, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ बहुत सारी फर्म्स होंगी, है ना। उसके अलावा UN में कंट्रीज़ के अलावा कुछ बहुत सारी बॉडीज़ भी होती हैं, वो भी इसका पार्ट बनना चाहेंगी। तो इन सब पे ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें रिकमेंडेशन दी गई थी। उन्होंने कहा था कि इसमें और भी बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूचर में, तो एक ओपन एंडेड इसमें प्रोविज़न रखा जाएगा पार्टिसिपेशन का फ्यूचर में। तो ये छोटा सा टॉपिक था आउटर स्पेस गवर्नेंस का। आई थिंक यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो इस सेक्शन से बन सकता है आपका, जो कि प्रीलिम्स में बनेगा। मेंस में इसका बनने का कुछ खास चांसेस है नहीं। हाँ, दिस कैन बी आस्क्ड डेफिनेटली, ये भी प्रीलिम्स वाला सेक्शन है, बहुत ज़रूरी है ये। UPSC के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो।
इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, विपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप्स से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो आप, इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी है आप वो यूज़ कर सकते हो।
तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीम हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज करोगे तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1 2 3 4 अपने ऑप्शनल में एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज में से, एंड देन यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज हैं, तो GS 1 2 3 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है, ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा, अच्छा ठीक है डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें एक हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की, उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है, आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैंपल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स,
जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैंपल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स है यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ द क्रिएटर हैज, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कॉन्टेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। वी हैव टॉपिक नंबर 7.2 BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो US का एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA। उन्होंने एलन मस्क का जो न्यूरालिंक चिप था ना, उसको अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आप अपने इस चिप से अब ह्यूमन ट्रायल्स भी कर सकते हो। तो हम लोग समझेंगे ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या चीज़ होती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, मान लो आपका ब्रेन है ना, इसको समझ जाओगे आपके ब्रेन के ऊपर ना इस तरीके से ना कुछ केबल्स वगैरह लगेंगे, ये कुछ डॉट्स वगैरह लगेंगे, तो ये ना आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को स्टडी करेंगे। तो आपका ब्रेन इनको सिग्नल देगा, फॉर एग्जांपल कि इस कंप्यूटर को सिग्नल जाएगा वो, ठीक है, ये जो डिवाइस होगा वायर, वो सिग्नल देगा इस कंप्यूटर को कि टाइप ऑफ ईमेल टू योर फ्रेंड। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वो थॉट क्रिएट करोगे और इस वायर्स वगैरह के तहत थ्रू ना वो सिग्नल इसके पास चले जाएंगे। फिर आगे जो भी फंक्शन होगा, कोई म्यूज़िक प्ले करना है, कुछ आवाज़ निकालनी होगी, है ना, और उसके बाद फीडबैक वगैरह दिया जाएगा। इस तरीके से काम करेगा। बेसिकली एक न्यूरल लिंक क्रिएट किया जा रहा है। तो एक सिस्टम होगा जो फंक्शनल इंटेंट क्या होने वाला है कि चेंज, मूव, कंट्रोल और इंटरेक्ट विद समथिंग इन आवर एनवायरनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एक्टिविटी। बस आपके ब्रेन से आप उन चीज़ों को कर पाओगे। तो यही चीज़ है, इसमें एक डिवाइस होगा, एक कंप्यूटर होगा, एक एप्लीकेशन डिवाइस होगा जो कंट्रोल करेगा। अब इसमें क्या हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो व्हील चेयर होती है, ठीक है, अब व्हील चेयर कैसे काम कर पाएगी, आप अपने ब्रेन से उस कंप्यूटर डिवाइस को, आपके व्हील चेयर में कंप्यूटर डिवाइस भी लगा होगा, उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो फर्दर उस व्हील चेयर को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको उंगली हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट विल ऑपरेट डायरेक्टली बाय दिस। तो इसमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा BCI के लिए, उसको बोलते हैं EEG,
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये एक टेस्ट ही होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी देखता है ब्रेन की, है ना, उसके तहत जो मैंने आपको बताया था। ये कुछ छोटे छोटे मेटल की क्लिप्स लगते हैं और ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को रीड करेंगे। देन वी हैव एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक मतलब कुछ ना कुछ जो उसमें सिग्नल्स क्रिएट होंगे ना, मैग्नेटिक सिग्नल्स भी होते हैं ना, तो आपके जो चेंज होगा ना ब्लड के ऑक्सीजनेशन में, ब्लड के फ्लो के अंदर, ठीक है, जो आपकी न्यूरल एक्टिविटी के कारण होगा, यानी कि आपने अपने ब्रेन के अंदर कोई एक्टिविटी की, उसके कारण आपके फ्लो ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन के लेवल अप एंड डाउन होते हैं, ऑक्सीजन का ब्लड का फ्लो ऊपर नीचे होता है, उन सबको भी वो चेक करेगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारा ब्रेन का एरिया एक्टिव होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ठीक है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है उस एरिया में। तो इन सब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हमारा BCI काम करेगा। BCI कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? जो लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं, है ना, जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही होती है, उनकी मोटर और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, है ना, नकली हाथ और नकली पैर होते हैं, उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। कुछ बीमारियाँ होती हैं, एक पार्किंसन डिजीज़ होती है, एक एपिलेप्सी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरीज हो सकती हैं, है ना, ओबेसिटी हो गई है, ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, टिनेटस है। टिनेटस के अंदर ना आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, बजिंग सी नॉइज़। पार्किंसन के अंदर आपकी बॉडी जो होती है उसमें एक तरीके का सीजर टाइप का हो रहा होता है। एपिलेप्सी में भी होता है, ऑटिज्म होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी के कंट्रोल, कॉग्निटिव स्किल्स होती है ना, वो लूज जाती हैं, उसके कारण होता है। तो इस तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर पाना फिर बड़ा ईजी हो जाएगा। इस फील्ड के तहत ना हम लोग ब्रेन पे फर्दर और रिसर्च कर पाएंगे, हमारे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर पाएंगे। कभी कभी ना जो वेजिटेटिव या फिर मिनिमली कॉन्शियस स्टेट होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमा में चले जाना, अगर बोलते हैं ना इफ़ यू आर वेजिटेटिव दैट मीन्स यू आर इन कोमा स्टेट, तो उसमें आपके पेशेंट के इमोशंस क्या चल रहे हैं, हम लोग इस तरह की डिवाइस से मतलब वो दर्द फील कर रहा है, वो खुश है, वो नाराज़ है, वो उदास है, ऐसी फीलिंग्स का पता चल जाएगा। ह्यूमन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। अच्छा, अगर इफ़ यू हैव गाइज हैव सीन द मूवी अक्टूबर, एक मूवी है वरुण धवन की है, उसमें एक पेशेंट होता है, वो वेजिटेटिव स्टेट में होती है, वो जो लड़की होती है, बिकॉज शी फेल फ्रॉम द आई थिंक 3rd 4th फ्लोर से गिर जाती है होटल के। तो उस व्यक्ति, उस इस तरह के पर्सन के ना इमोशंस क्या होते हैं, उनको कुछ बॉडी पे टच करने से उनको कुछ फील हो रहा होता, नहीं हो रहा होता, सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ जा रही नहीं जा रही, वो इमोशंस रीड कर सकते होंगे। ह्यूमन बींग्स की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाएगा क्योंकि ना एक न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग दी जाएगी। न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, अब ये जो डिवाइस था इसमें जो भी ऑपरेशन किया ना, ये एक फीडबैक देगा फर्दर, ठीक है, कि भाई आपका एक्शन सक्सेसफुल था या नहीं था। अगर एक्शन सक्सेसफुल था तो उस तरीके से आपका ब्रेन भी फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ होने वाली है। देयर आर सर्टेन कंसर्न्स ऑल्सो, कुछ शिकायतें भी हैं BCI को लेकर के, उसमें कुछ टेक्निकल और यूज़र चैलेंजेस की बात की गई थी, क्योंकि ना हर एक ब्रेन के ना सिग्नल्स जो होते हैं बड़े यूनिक होते हैं, दे आर नॉट कॉमन, दे आर नॉट सेम, तो हर एक को मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। और कभी कभी वो अगर एक्यूरेट नहीं हुए तो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ऑपरेटेड हो रहे होंगे, इसलिए फिर इसमें बहुत सारे डेटा का इस्तेमाल होने वाला है। और तो साइबर अटैक हो सकता है, हैकर्स वगैरह ने अगर कोई मालवेयर वगैरह का इस्तेमाल कर लिया तो सोशल इम्पैक्ट बहुत होने वाला है ना, क्योंकि ये जो चीज़ होगी ना बहुत महंगी होगी। तो शुरुआत में इसको सिर्फ महंगे, जिन लोगों के पास पैसा होगा ना, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये उन्हीं के पास अवेलेबल हो पाएगी। तो सोसाइटी के अंदर एक अनइक्वल एक्सेस क्रिएट होगा, कुछ लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, कभी कभी किसी ने इसका अनफेयर एडवांटेज, गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो, ठीक है, कोई अपनी ह्यूमन एनहेंसमेंट पे काम करना स्टार्ट कर देगा तो। मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, है ना, ये हो सकता है कि अनइंटेंशनली, बिना किसी मंशा के भी आपके दूसरे ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते जो आप नहीं चाहते थे। तो मेडिकली अगर आप इसमें कुछ लैक हो गया, हो सकता है कि आपको सीजर आने लग जाए, है ना, हेडेक होने लग जाएंगे, आपका मूड चेंज हो गया, है ना, तो इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉग्निटिव जो फंक्शंस होते हैं हमारे, वो काम करना बंद कर देंगे। तो हाउ विल डू दिस, हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ है जिस पे काम किया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें नीचे न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया है कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व सेल। तो ये न्यूरॉन्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसका एक्सन होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स होते हैं जो आपस में दूसरे से कनेक्ट करते हैं, देयर इज अ गैप, है ना, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा कंट्रोल प्रोसेस वगैरह होता है। इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर उससे पूरी बॉडी के अंदर। इसमें नीचे ना इसके बारे में बताया हुआ है, देयर आर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंट्रॉन न्यूरॉन्स। प्लीज़ डू नॉट रीड दिस थिंग, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्सिस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये डेंड्राइट के एंड के ऊपर, ठीक है, तो बस इन्हीं से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, वो पास होता है। बट ये आपको पढ़ना नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट वेयर UPSC वांट टू टेक यू सो डीप। ये पूरा का पूरा मेडिकल साइंस और बायोलॉजी वाला हो गया। हाँ, आपको इतना पता होना काफ़ी है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। एंड BCI मतलब यू सी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे अगर आप प्रीलिम्स के अंदर, दे आर मोर इंटरेस्टेड कि बायोटेक्नोलॉजी है एक तरीके से, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो BCI की एप्लीकेशन वो आपसे जानना चाहेगा।
वो आप इस सेक्शन को देखोगे ना, ये बहुत काम की चीज़ होगी। वो आपसे पूछ सकता है कि क्या इस तरह की कोई चीज़ होती है ओबेसिटी को, मोटापे को ख़त्म करने में मदद करेगी? हाँ बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ इन फ्यूचर। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक समझना होगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 7.3 ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। साइंटिस्ट ने रिसेंटली कुछ एविडेंस वगैरह पेश किए थे कि बहुत सारी ग्रेविटेशनल वेव्स है ना, वो लो फ्रिक्वेंसी पे हमारे यूनिवर्स में पाई गई हैं, जिसके कारण एक कॉस्मिक बैकग्राउंड हम कुछ क्रिएट हो रहा है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, हायर और लोअर फ्रिक्वेंसी की ग्रेविटेशनल वेव क्या है, क्योंकि उन्होंने बताया ना उनको लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स ऑब्जर्व की उन्होंने, और उन्होंने इनको लो वाली को डिटेक्ट कैसे किया। देन GMRT भी है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये जो डिस्कवरी रिसेंटली हो गई है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ग्रेविटी और स्पेस टाइम के बारे में भी। तो शुरुआत हम लोग ना अपनी यहीं से करते हैं, ग्रेविटी एंड स्पेस टाइम के बारे में। तो हम सब ने न्यूटन एंड आइंस्टाइन के बारे में सुना ही होगा, इन दोनों ने बहुत सारी थ्योरीज पे काम किया था। तो आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, उसको बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब ये चीज़ ना वर्ड टू वर्ड पढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स। एक तो ना ये डायग्राम थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मास बेंड्स स्पेस। तो ये जो ग्रिड बनाया हुआ है ना, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए थे, तो ये जो ग्रिड था ना, दिस वाज स्पेस। ठीक है, द मोमेंट स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, कोई मैटर क्रिएट होता है, वो मैटर उस स्पेस को बेंड करने की कैपेबिलिटीज रखता है। इसमें इतना ही जान के रखना है आपको बस। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटी और स्पेस टाइम के बारे में आइजैक न्यूटन जो था उसने कहा था कि फोर्स दैट मेक्स एन एप्पल फॉल टू द अर्थ इज ऑल्सो वन दैट कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल गिरा था, न्यूटन ने उसको डिस्कवरी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ फोर्स है, देयर इज समथिंग दैट पुल एवरीथिंग डाउन टुवर्ड्स इटसेल्फ। उन्होंने कहा था ये वही फोर्स है जो एक एप्पल को अर्थ के पास जमीन पर गिराती है, वो सेम फोर्स है जिसने हमारे मून को हमारे ऑर्बिट में रखा हुआ है। सो दिस इज आवर अर्थ, और ये मून जो है इसके चारों इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो भी वही सेम फोर्स है ग्रेविटेशन की ही। लेकिन जो फोर्स थी, उन्होंने कहा था ये प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द टू बॉडीज, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नो नीड टू गो इनटू दिस, ये आप लोगों को 11th-12th में फिजिक्स में पढ़ाते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है, बहुत सारे कॉमर्स के दूसरे बैकग्राउंड के हो सकते हैं, आर्ट्स वाले, उनको नहीं पता होगा। तो हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि दो बॉडीज आपस की तरफ अट्रैक्ट क्यों करती हैं। तो इट फेल शॉर्ट इन टेलिंग कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज पर एक्सर्ट होती हैं। ये चीज़ें आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी। अब आगे फर्दर इसमें मैं यहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, हमको थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब ना चलते हैं वापस ऊपर की तरफ कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। तो ये भी स्पेस और टाइम के अंदर ना कुछ रिपल्स होते हैं। ठीक है, ये रिपल्स ही होते हैं हमारे स्पेस एंड टाइम्स के। तो एक तरीके से हम इनको एनर्जेटिक इवेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई ब्लैक होल मर्ज करता है ना, और कोई न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन होता है, तो उस टाइम पर ही चीज़ें फॉर्म होती हैं। जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो मोस्ट पावरफुल कब होती हैं, जब ऑब्जेक्ट्स वेरी हाई स्पीड पर मूव करती है। शुरुआत किसने की थी, आइंस्टाइन की जो थ्योरी आई थी ना रिलेटिविटी की, उस टाइम पर उन्होंने बताया था इसी चीज़ के बारे में। चलो ठीक है, देखो अब ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये जब स्पेस में क्रिएट होता है तो उसने कुछ ना कुछ स्पेस में बैंड क्रिएट किया। ये बैंड फर्दर आगे वेव्स रिपल्स भी क्रिएट करेगा। कुछ लो फ्रीक्वेंसी के रिपल्स होंगे, कुछ हायर फ्रीक्वेंसी के रिपल होने वाले हैं। तो आइंस्टाइन ने बता दिया था कि विद स्पेशल रिलेटिविटी स्पेस और टाइम जो है ना, ये कुछ इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ नहीं है, लेकिन ये आपस में बुने हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो उन्होंने कहा था कि ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि स्पेस एंड टाइम के अंदर ना एक बेंडिंग क्रिएट हो जाती है एक हैवी ऑब्जेक्ट के कारण। जितना जो मास होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो जितना ज़्यादा होता है उस स्पेस उसके अराउंड उतना ज़्यादा रैप हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो स्पेस उसके टाइम, अभी बॉल जो होगी ये जब नीचे की तरफ जाएगी और नीचे जाएगी तो स्पेस का ये चीज़ें होंगी जो ऊपर की तरफ आ जाएंगी, इसकी एक तरीके से इसको पूरा कवर कर लेंगी। छोटी चीज़ें होंगी वो छोटा रैप होती हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वेव्स होती हैं। शुरुआत में 2015 में लीगो हमारा जो था ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी, वहाँ इनको डिटेक्ट किया गया था, लेकिन वो जो डिटेक्शन था ना वो हाई फ्रीक्वेंसी का था। ठीक है, अब देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो आती हैं स्मॉलर पेयर ऑफ ब्लैक होल से। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स आती हैं वो होती हैं ह्यूज ब्लैक होल से, एंड जो गैलेक्सीज होती हैं उनके सेंटर में। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ आपको याद रखने की है। हायर फ्रीक्वेंसी होती हैं फ्रॉम स्मॉलर ब्लैक होल्स, लोअर फ्रीक्वेंसी की होती है फ्रॉम द ह्यूज ब्लैक होल्स। क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आ जाए और आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए। तो कब कब हमको ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने को मिलती, क्या कारण होता है उनके ऑरिजिन का? जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है, जिसे हम सुपरनोवा भी बोलते हैं, जैसे सन हो गया हमारा, वो भी एक स्टार है। अगर वो एक्सप्लोड हो जाएगा
तो आप इमेजिन करो ना, सन जो है वो ऑलरेडी स्पेस के अंदर है, यानी कि उसने स्पेस को बेंड किया हुआ है। अगर वो एक्सप्लोड होगा तो कुछ रिपल्स क्रिएट होंगे उसी स्पेस के अंदर, या फिर कोई दो बड़े स्टार्स ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब इसी चार्ट को देखने की कोशिश करो, ये जो डायग्राम था ना, इसमें मान लो ये दो स्टार्स थे, जब ये दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा, तो ये जो पूरा स्पेस था ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग की मूवमेंट इधर उधर जाएगी ना। ये जो मान लो इसको चद्दर ही मान लो, चद्दर इधर से बेंड करेगी तो वो रिपल्स क्रिएट होंगे, तो वही होता है ग्रेविटेशनल वेव्स, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। दो ब्लैक होल ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे को मर्ज कर जाते हैं, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर होता है। ये कुछ इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स होते हैं, जब ये होता है तब तक हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर्म होती हैं। तो साइंटिस्ट ने ये लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के बारे में था, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने 6 बड़े लार्ज रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया था। उसमें हमारा इंडिया का GMRT भी था, ये वर्ल्ड के 6 लार्ज टेलीस्कोप्स में है। उसके अलावा जो 5 हैं वो हैं जर्मनी में, UK, फ्रांस, इटली में। पल्सर होते हैं, ये भी ना कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स ही होते हैं जो कुछ रेडिएशन निकालते हैं, पल्स जैसी। पल्स क्या होता है, हमारी नब्ज होती है ना, अगर आप अपने हाथ पर देखोगे, पल्स चेक करोगे तो हमारी नब्ज होती है। उसी तरीके से ना वो स्टार्स जो होते हैं ना, न्यूट्रॉन स्टार्स, वो भी इसी चीज़ें रिलीज करते हैं। तो ये भी हमारे अर्थ से देखी जा सकती हैं, ये ना लाइट के ब्राइट फ्लैशेस की तरह दिखाई देते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है पल्सर्स, ऑलराइट, इनसे आइडिया लग जाता है। फिर पिछले 15 सालों तक स्टडी करने के बाद पता चला था कि बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं न्यूट्रॉन स्टार से, तो कुछ जल्दी आ गए थे, कुछ बाद में आए थे, ठीक है। और उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, मतलब कुछ मिलियन ऑफ सेकंड की डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली थी। तो साइंटिस्ट ने ये प्रपोजल दिया है, अब उनकी थ्योरी है ये, ठीक है। उन्होंने प्रपोज किया ये बात कि जो भी इनकंसिस्टेंसी थी ना, कुछ पहले आ गए सिग्नल, कुछ बाद में आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो थी ना, उनके वो स्पेस टाइम में क्रिएट हुई थी। अब कोई वेव है, ये वेव होगी, क्रिएट होंगी, तो उसमें कुछ ना कुछ गैप तो मिलेगा ना, एक वेव के पहुंचने में दूसरे वेव के पहुंचने में। तो जब भी ये ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल करती है ना, स्ट्रेच करती हैं, स्क्वीज करती हैं स्पेस टाइम के अंदर, तब ये डिस्टेंस और इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये जो डिस्कवरी हुई उससे क्या पता चलेगा, अब हमें ग्रेविटेशनल वेव के बैकग्राउंड के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी, हमारे यूनिवर्स में और क्या क्या एग्जिस्ट करता है ना, नेचर का, इवोल्यूशन का और नॉलेज मिल पाएगी। हमारे नेचर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, इनके बारे में पता चलेगा, इनका ओरिजिन क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम लोगों ने देखा कि जो 6 बड़े बड़े ऑब्जर्वेटरीज हैं उसमें से GMRT भी है, तो ये भी एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट ही है, और इसको हमारा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है वो ऑपरेट करता है। एंड इनका काम ही यही होता है, जो भी रेड शिफ्टेड स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। अब ये रेड शिफ्ट फिनोमेना जो है ना, ये आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो बस उसमें यही था कि किस चीज़ का, ये स्पेस का, ग्रेविटेशनल वेव्स का, ऐसे ही पूछा गया था। सो दीज आर द थिंग, दिस वाज अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव्स। और ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा आपका प्रीलिम्स के लिए ही है, इसमें मेंस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वी हैव टॉपिक नंबर 7.4, रेयर हिग्स बोसॉन डिके। तो इस टॉपिक को समझने के लिए ये न्यूज़ में क्यों था, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि CERN क्या होता है। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, इसके हेडक्वार्टर यहाँ पर न्यू दिल्ली में है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, एंड यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने अपनी खोज की शुरुआत की थी। तो ये फंडामेंटल फिजिक्स में अपना रिसर्च वगैरह करते हैं, एंड इनके पास ना पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। वी हैव दिस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। 2008 में बनाया गया था जिनेवा के पास। तो ये जो LHC है ना, ये 27 किलोमीटर की एक रिंग है। ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको विजन की मैगजीन में जब आया था। इसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो पार्टिकल्स को एनर्जी का बूस्ट देते हैं, एंड पार्टिकल की जो बीम होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती हैं, फिर LHC के अंदर कोलाइड करती है। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बहुत बड़ा है, यानी कि 27 किलोमीटर बड़ा रिंग है। और CERN एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो हुआ क्या है ना, CERN में कुछ साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने डिस्कवर किया था हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू Z बोसॉन एंड ए फोटॉन। ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हिग्स बोसॉन क्या है, कोई पार्टिकल होगा, डिके हो रहा होगा Z बोसॉन में और फोटॉन में। ठीक है, यही हमें समझना होगा। और ये डिस्कवरी हुई कैसे है, बिकॉज ऑफ LHC, इस इंस्ट्रूमेंट ने। और ये जो साइंटिस्ट थे कौन से थे, CERN वाले। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हमें हिग्स बोसॉन समझना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है। देखो आप लोगों ने ना कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक मैटर की तरफ चलते हैं अब, वहीं से आयरन हो गया। ठीक है, आयरन का आयरन ऑक्साइड भी बनता है। अब मान लो आयरन था, आयरन कुछ मॉलिक्यूल्स को मिलकर बनाता होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटम। एटम क्या चीज़ होती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक डेफिनेशन है जो मुझे स्कूल से लेकर अभी तक याद है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन।
वो होता है हमारा एटम। सब ने पढ़ा ही, ठीक है, डजंट मैटर आप साइंस बैकग्राउंड के नॉन साइंस के होते हो। अब एटम के अंदर क्या होता है ना, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव साइन वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये 6th 7th 8th क्लास की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। देन वी हैव न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये थे हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वी हैव एटम। अभी देखो कितना डीप जा रहा है। पहली बात तो आप एक मैटर को ले लो, उसके फिर मॉलिक्यूल्स। एटम वैसे ही चला गया, एटम आपको आंखों से दिख भी नहीं सकता, ठीक है, वो सिर्फ मतलब ऑब्जर्वेटरीज में ही कंसिडर कर सकते हो, वो डिवाइसेस को रीड कर सकते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे, हायरार्की दिखाई दे रही है, बड़े से छोटा होता हुआ आ रहा है जो, इट्स गोइंग लाइक दिस। उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं? फर्मियन, लेप्टॉन, क्वार्क, बोसॉन, ग्लूऑन, म्यूऑन और बहुत सारे दूसरे भी होते हैं। हम लोगों ने पहले म्यूऑन्स के ऊपर एक टॉपिक कवर किया है, हम लोगों ने क्वार्क्स पे टॉपिक किया है, ठीक है। ये बाकी जो सब नए शब्द है वो हम लोग विजन की मैगजीन में पहली बार कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल में काउंट होता है। पहली बार इसको 1960 में, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ सब एटॉमिक पार्टिकल लिखा हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग, इन्होंने बोला कि बोसॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, कंसिडर दिस एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। 1960 में एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था पीटर हिग्स। वो और उनके साथ बाकी लोग भी थे, उन सब ने मिलकर के इसके बारे में बताया था कि ये गॉड पार्टिकल है, ठीक है। 2012 में इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया गया था LHC के द्वारा, CERN में। LHC ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, एक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बोसॉन भी बोलते हैं, तो ये लाइन पढ़ना बड़ा जरूरी है। देखो, इट कैरीज द फोर्स दैट अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एनर्जी फील्ड कॉल्ड द हिग्स फील्ड दैट इज बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। दोबारा पढ़ो, समझना पड़ेगा आपको ये वाला, इसी लाइन में इसका सारा एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा आपको। इसमें एक फोर्स है जो एक पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है जब उस पार्टिकल को आप एक एनर्जी फील्ड से क्रॉस करवाते हो, और ऐसा माना जाता है कि ये जो एनर्जी फील्ड है ना, पूरे यूनिवर्स के अंदर है। तो इस बोसॉन के अंदर एक ऐसी शक्ति है, हम कह सकते हैं एक फोर्स है, जो एक्चुअल में सारे संसार में एग्जिस्ट भी करती है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया गॉड पार्टिकल। ये बहुत पॉपुलर है, हिग्स बोसॉन, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात देख लेते हैं। इसका मास कितना होता है? 125.35 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि जो हमारा प्रोटॉन होता है ना, उसका 133 टाइम्स, मतलब मेजरेबल तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वैसे ही बहुत कम वेट के होते हैं। उसके अलावा इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। अब ये आपको UPSC के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं समझना है। लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये जो पार्टिकल है ना, ये बहुत जल्दी डिके हो जाता है दूसरे पार्टिकल के अंदर। क्यों? क्योंकि आफ्टर इट इज़ प्रोड्यूसिंग हाई एनर्जी कोलिजन्स। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। उन्होंने कहा, उन्होंने डिस्कवर किया एविडेंस ऑफ हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू जेड बोसॉन एंड फोटोन। ये जो पार्टिकल है ये बनता है और ये खत्म होता है, डिके हो जाता है ना, रैपिडली डिके हो जाता है, दूसरे पार्टिकल में फॉर्म हो जाता है। इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग इनडायरेक्टली, जब हम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मली डिके किस में होता है? पेयर ऑफ फोटोन्स में, या फिर पेयर ऑफ W या फिर जेड बोसॉन में, जो कि रिसेंट डिस्कवरी में अभी पाया गया था, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब होता है, ये भी थ्योरी है एक, ठीक है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि कोई भी फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके इंट्रैक्शन कैसे कैसे हो रहे होते हैं। यही सब पार्टिकल्स है हमारे, इनके आपस में इंट्रैक्शन कैसे होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना कि हिग्स बोसॉन डिके हो गया है, ठीक है, किसमें डिके हो गया? फोटोन के अंदर डिके हो गया, ठीक है। उसमें ये भी पता चलता है 3 या फिर 3 से 4 फंडामेंटल फोर्स जो है नेचर की, उनके बारे में भी। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इसमें पता चलता है कि कैसे दो एलिमेंट्री पार्टिकल, फर्मियन और बोसॉन, उनके इंट्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फर्मियन जो है ये वो पार्टिकल होते हैं जो मैटर को बनाते हैं, फिर फर्दर ये 2 ग्रुप में चले जाते हैं, क्वार्क में और लेप्टॉन में। बोसॉन जो पार्टिकल होते हैं ये फोर्स को कैरी करते हैं, जो 2 पार्टिकल्स के बीच में मीडिएट करता है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना, इट कैरीज द फोर्स दैट अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एनर्जी फील्ड, उसको हम हिग्स फील्ड भी बोलते हैं, जो सारे यूनिवर्स में होती है। हम इसको क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। तो बोसॉन में क्या है? ये वो पार्टिकल होते हैं जो फोर्स कैरी करते हैं, मीडिएट करते हैं। इन स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ये फोटोन, W और Z बोसॉन होते हैं, ग्लूऑन और हिग्स बोसॉन भी होते हैं। अब ये थ्योरी में ये नहीं बताया गया कि पार्टिकल्स मास कैसे एक्वायर करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुआ है। ये भी बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में थ्योरेटिकली हैं और वो धीरे धीरे सही मायने में प्रूव भी होती जा रही हैं, ठीक है। अब जो डिस्कवरी हुई है वो क्या है? ये बहुत ही रेयर डिके का प्रोसेस है, जिसमें पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें
अबाउट हिग्स बोसॉन एज वेल एज हमारे यूनिवर्स के बारे में। तो ये जो डिके हुआ था ये एटलस में और CMS ये कुछ डिटेक्टर ही हैं हमारे LHC के, वहाँ पता चला गया था, उन पर पता चला था। तो इस एविडेंस से पता चलता है हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिल जाएगा और पार्टिकल्स का बियॉन्ड दीज, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ने बताया था। इसी कारण हमें 5th फंडामेंटल फोर्स के बारे में पता चलेगा जिसको भी डिस्कवर करना बाकी है। फिजिसिस्ट ने करंटली रिकॉग्नाइज किया है 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, है ना, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह। ठीक है, सिंपल टॉपिक था, सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाएगा ये टॉपिक, मेंस में नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो LHC पहले न्यूज़ में आया था, तो जैसे रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछ लिया गया था, तो ऐसा मैं सोचना कि LHC के बारे में पूछेंगे। LHC बहुत पहले आया था, बट ये ध्यान रखना है 27 किलोमीटर का बहुत बड़ा एक रिंग है। ऑलराइट, तो उस तरीके से ठीक है, इजी टॉपिक था। Favorite is topic 7.5 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने 14 ऐसे FDCs मेडिसिन का मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिट कर दिया था। ठीक है, ये FDCs क्या होती हैं? ये भी कुछ प्रोडक्ट्स ही होते हैं, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी भी तरह की दवाई वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इफावेरेंस, एम्ट्रिसिटाबाइन, टेनोफोविर DF, ये सब तीनों को मिला करके एट्रिप्ला, अभी इसको त्रिफला भी बोल सकते हैं, एट्रिप्ला कुछ बनता है। ये कोई एक ड्रग है, कॉम्बिनेशन ऑफ HIV ड्रग, ये बनता होगा। तो ये एक्शन क्यों लिया गया था? क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसका ना कोई थ्योरेपेटिक जस्टिफिकेशन नहीं मिला FDCs का, और इसमें ह्यूमंस में काफ़ी रिस्क आ सकते हैं। तो उन्होंने जो 14 बैन की थी ना, उसमें बहुत सारे नीमसुलाइड भी थे, पैरासीटामोल के डिस्पर्सिबल टैबलेट हैं, एमॉक्सिलिन थे, ठीक है, ब्रोमेक्साइन वगैरह थे। और ये जो है 2016 में भी गवर्नमेंट ने पहले भी बैन किया था। जीज FDCs आर पार्ट ऑफ दोज 344 FDCs, ये आपको पता रखना पड़ेगा। तो अब ये समझ गए FDCs जो होते हैं कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें मिलकर बनाई जाती हैं, और कोई थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं मिला है इनके इस्तेमाल करने का, लेकिन इंसानों को इसका खतरा हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनको बैन कर दिया है। API क्या है? अच्छा, ये जो कहाँ गया, हाँ, निम्सलाइड। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी, यही जून मंथ वाली, उसमें हम लोग एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पढ़ रहे थे ना कि वल्चर्स के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह को बैन कर दिया गया है। पहले सबसे पहले डाइक्लोफ्लेनेक बैन हुई थी, फिर एक्लोफ्लेनेक समथिंग करके हुई थी। उस वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ना निम्सलाइड वाला, तो याद करो, इसी मंथ पढ़ा है, भूलना मत। API वाला मैंने मई मंथ में बताया था हम लोगों ने, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये भी एक्टिव कंपोनेंट होता है किसी भी टैबलेट कैप्सूल में इस्तेमाल किए जाने वाला। तो API ना इंडिया में इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाते, तो हम लोग बहुत सारा API ना चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा, तो कोई भी नई ड्रग, कोई दवाई बनती है ना, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है हमको DCGI से, और उसके बाद हम लोग उसको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के पास जाता है। अब DCGI जो है वो CDSCO जो है हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हेड करते हैं। ये देखता है कि इंडिया के अंदर जो भी दवाइयाँ आ रही है उसकी क्वालिटी ठीक है। अभी एक पोजीशन का नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ड्रग्स कंट्रोल, ये एक पोजीशन का नाम है। जैसे कैग हो गया ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, ऐसे ड्रग कंट्रोलर जनरल हो गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर आता है। इंपॉर्टेंट ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और हमारा 1940 का जो एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, उसके अंदर ये अपने सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं। भारत के अंदर इस तरह के FDCs को लेकर के ना कुछ इश्यूज भी चल रहे थे। कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल लगा दिया जाता है ना, गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल लगा देती है कि भाई आप इतना सस्ता ही बेचोगे, तो क्या करते हैं कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट कर देती है ना। तो एक इंडिविजुअल ड्रग को वो FDC में ऐड करके बेचना स्टार्ट कर देती हैं। फिर कभी कभी इनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जो भी नई FDCs होती है ना, आफ्टर 4 years दे गेट प्रोड्यूस बाय अनदर मैन्युफैक्चरर्स, ताकि उनको लाइसेंस मिल जाता है। फिर लैक ऑफ कोहेरेंस, मतलब समानता नहीं हो पाती, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं लाइसेंस वगैरह को लेकर के ना, उनको क्लियरेंस मिल नहीं पाता DCGI से। स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनकी चेकिंग करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे टाइम टू टाइम। तो भारत के अंदर जो ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो काफ़ी पुअर है कि भाई आपने ड्रग लिया, उसका जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ को रिपोर्ट किया जाए। डेटा की कमी है हमारे पास, एग्जैक्ट डेटाबेस है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारा रिएक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत पुअर है। तो ये कुछ इश्यूज़ भी हमारे FDCs को लेकर के। अभी जो FDCs होती हैं, इनके कुछ फ़ायदे होते हैं, इनके कुछ नुकसान होते हैं। पहला तो फ़ायदा ये होता है कि इनसे ना एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, कॉस्ट इनकी कंपैरेटिवली कम होती है। हम लोगों ने ऊपर भी देखा ना, इशू क्या होता है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल से बचने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, तो इनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेज जब होते हैं ना, तो उनको सबको मिला करके और एक बना देना, तो लॉजिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है।
कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, वहाँ पर ये काफ़ी इस्तेमाल करने से काफ़ी यूज़फुल पाई गई थी, जैसे HIV, मलेरिया, TB वगैरह हो गया। क्रॉनिक कंडीशन में इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पेशेंट एडहेरेंस, FDCs कैन रिड्यूस द पिल बर्डन फॉर कस्टमर्स, है ना। तो लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इसकी जगह FDCs खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसके लिए कुछ दवाई जो कंज्यूम का जो वेरिएशंस को ऐड करके बनाई जाती हैं। तो भारत ने इनको, अच्छा इसके डीमेरिट भी देख लेते हैं हम लोग पहले, क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो ना फार्माकोडायनेमिक मिसमैच, इसको बोलते हैं कि दो कंपोनेंट्स जो हैं आपने मिलाए थे एक उसके अंदर, अगर वो मिसमैच कर गए तो ठीक है, उसके कुछ एंटागोनिस्टिक या फिर एडिटिव इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। लंबे समय तक वो कोई टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है शरीर के अंदर। शेल लाइफ इनकी कम होती है, ऑलराइट। तो कभी कभी मतलब ये उतने लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करती, इनको आपको टाइम टू टाइम पर दोबारा प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफेक्टिवनेस हमने ऊपर देखा कि इफेक्टिव होती है, लेकिन वो क्वेश्चनेबल है। बहुत बार पाया गया था कि कुछ डिजीज़ हैं TB वगैरह टाइप की, है ना, तो उनका थेरेपेटिक जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाया था। हम लोगों ने ऊपर भी देखा था ना, मिनिस्टर ने यही कहा ना, कोई थेरेपेटिक जस्टिफिकेशन नहीं है इनका FDCs का। देन वी हैव दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये हम लोगों ने टॉपिक लास्ट मंथ पढ़ा था, मई वाली मैगजीन में। तो कभी कभी क्या होते हैं, आप इनको लगातार इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, तो AMR बढ़ जाता है कि ये बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती थी इनके कारण, अब उनकी डेथ नहीं हो रही होती इनके कारण। तो ये भी कुछ इश्यूज रहते हैं। इंडिया के अंदर हम इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 2008 है। टेस्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं हमारे, जिसको 2017 में हमने अमेंड भी किया था। दीज आर 13 थिंग, इनके पास नाम याद रखने होंगे। इनको हम लोग मतलब जस्ट हैव एन आइडिया कि हाँ इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वी हैव डिफरेंट प्रोविजंस। देन वी हैव दिस टॉपिक, ओके इस टॉपिक ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड न्यूज़ का, बट बिफोर दैट लेट्स कंप्लीट FDC वाला पार्ट। अभी रिसेंटली ना FDCs को कुछ तो बैन कर दी गई है, बट देर आर स्टिल मोर गोइंग ऑन। तो उनको रेगुलेट के लिए गवर्नमेंट ने ना कुछ सजेशन दिए थे, कुछ सुझाव दिए थे कि इनका हम रेगुलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, सर्वे करो, और वो सर्वे ना थोड़ी पीरियोडिक तरीके से करो आप। तो जो भी होलसेल रिटेल आउटलेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जाकर के पता करो कि भाई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है। फिर जो नेशनल ड्रग अथॉरिटी थी उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। एक हाथी कमेटी आई थी, ठीक है। और जो हमारी ड्रग पॉलिसी 1994 की उसमें भी बात की गई थी कि हमारे पास एक नेशनल ड्रग अथॉरिटी होना चाहिए। प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए अगर किसी ने कंप्लाई नहीं किया। जैसे कि मशेलकर कमेटी थी, उन्होंने भी कहा था कि जो ड्रग वाले केसेस होते हैं ना करप्शन वगैरह के, तो अगर आप इनमें एक प्यूनिटिव एक्शन दोगे ना, सजा थोड़ी सी कड़ी सजा दोगे, तो ये डेटरेंस की तरह काम करेगा, दूसरों के लिए एक रोकथाम, एक बैरियर का काम करेगा। लोगों को पता रहेगा कि हाँ यार उस पर्टिकुलर ड्रग वाले केस में करप्शन था तो उसमें ऐसी सजा हो जाती, तो लोग थोड़ा सा डरेंगे। देन मल्टी स्टेप अप्रोच, एंड जो भी मतलब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा होता है, कोई कंज्यूमर है, फिजिशियन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन सबको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो हिस्सेदार होते हैं, इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। 2017 का एक ऑर्डर था, एसेंशियल कमोडिटीज़ का हमारा एक ऑर्डर था। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अनएथिकल एक्टिविटीज़ को वाया FDCs हम लोग कर्ब कर पाएंगे, रोक सकते हैं उनको। देन वी हैव दिस रिलेटेड न्यूज़, फिक्स रिटेल प्राइस फॉर द एसेंशियल मेडिसिन। NPPA ने रिटेल प्राइस फिक्स किया था 23 फॉर्मुलेशंस का। उसमें कुछ मेडिसिन थी जो डायबिटीज़ की भी थी और हाई BP की भी थी। तो जो सीलिंग प्राइस होता है ना, यानी कि जो अपर प्राइस होता है, मैक्सिमम प्राइस हो सकता है 15 शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस का जो कि आती है इस ऑर्डर के अंदर उनको। तो भारत में जो ड्रग का प्राइस कंट्रोल होता है वो कैसे किया रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ना एक नेशनल लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की। तो उसके अंदर एक लिस्ट हो, उसमें वो लोग चेक करते हैं। हम लोगों ने जब बात की थी कि NPPA ने फिक्स किया, NPPA क्या है, ये एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर। अभी थोड़ी मिनिस्ट्रीज का ध्यान रखिएगा, सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। फिर बाकी कुछ एक्ट्स हैं हमारे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके हेल्प से हम लोग अपनी कंट्री के अंदर कोई भी दवा वगैरह होती है उसका प्राइस, की कीमत कितनी रखनी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। आई थिंक दिस टॉपिक कैन हैव सम रेलेवेंस फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो प्रीलिम्स में भी आपको जानना होगा ये वाला टॉपिक, और मेंस, ये दोनों टॉपिक के लिए रेलेवेंस रखता है। ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, तो आपसे यही पूछ लेंगे इस तरह के, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, इंडिया के अंदर ड्रग्स को लेकर के क्या क्या रेगुलेशंस के लिए कौन से स्टेप लिए गए हैं, प्राइस कैसे कंट्रोल करते हैं। इन दैट मैनर ट्राई टू रिमेंबर दिस टॉपिक। वी हैव टॉपिक नंबर 7.6, सिक्कल सेल एनीमिया। प्राइम मिनिस्टर जो है भारतीय, उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल सिक्कल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। सिक्कल सेल डिजीज़ SCD बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन में काफ़ी पाया जाता है। हमारे पास एक नेशनल सिक्कल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, वो क्या है, इसके अलावा और कौन से इनिशिएटिव्स थे, और
जब हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमें किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंपल टॉपिक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है नॉर्मल सेल का और ये सिकल सेल का। तो ये ना एक हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो एक ब्लड की डिजीज़ होती है कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरी की जा रही है। हमारा जो ये जो ब्लड सेल होता है ना, ये राउंड शेप में होता है, ये इसकी शेप चेंज हो जाती है। ये वैसे डोनट टाइप का सा होता है, ठीक है। ये चेंज होकर कैसा रहता है, क्रेसेंट का, हाफ मून टाइप का। तो ये जो मिस शेप्ड होता है ना, अब इसकी शेप पहले ये थी नॉर्मल की, सिकल सेल की हो गई है। इसके कारण क्या होता है कि ब्लड सेल्स ना ब्लॉक हो जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो RBCs भी होते हैं ना, उनका काउंट भी कम हो जाता है, तो इंसान के सर्वाइवल के चांसेस बच जाते हैं। फिर कैसे कैसे बीमारियां होती हैं हमारे पास, जॉन्डिस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो जॉन्डिस जो होता है वो उसके इसी के कारण हो रहा होता है। लीवर के अंदर स्प्लीन जो होता है हमारा, वो इनलार्ज हो जाता है। तो होना क्या होता है ना, हमारे आप लोगों ने पता होगा स्टेम सेल, वैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टेम सेल के बारे में ही है, उसको भी जानेंगे। तो अभी स्टेम सेल बस नाम से समझ लो। स्टेम सेल या फिर जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, ये एकमात्र इस चीज़ को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, रिस्क बहुत होता है स्टेम सेल में, बोन मैरो वाले के अंदर। इंडिया वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे आता है जहाँ पर सिकल सेल की डिजीज़ हमको अक्सर इतनी ज़्यादा देखने को पाई जाती हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिकल सेल की जो डिजीज़ है ना, वो ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत पाई जाएगी। पावरा, भील, मारिया, गोंड, प्रधान, महाराष्ट्र रीजन के जो ट्राइबल्स होते हैं। तो सिकल सेल कैसे ट्रांसमिट होता है, फीमेल मदर फीमेल के पास, ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, और पेरेंट के पास भी, मेल पेरेंट के पास भी। तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में एक टिपिकल होगा जिसके पास दोनों का ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। सिकल सेल ट्रेट उसमें हाफ भी हो सकते हैं, लड़की होती है उसमें हाफ भी हो सकते हैं। फीमेल के अंदर चांसेस होते हैं कि सिकल सेल डिजीज़ दोनों के हाफ ये वाले ट्रेट ऐड होकर के पूरी की पूरी डिजीज़ उसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ट्राइबल जो होते हैं ना, उनको मलेरिया का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एंडेमिक देखने को मिलता है, उनके कारण बहुत सारी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो एक इवोल्यूशनरी ट्रेट है, ऐसे ही इवॉल्व होता हुआ चलता है। तो जहाँ पर RBCs जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, इस तरीके से आप देख रहे हो ना। अब ये जब कुछ जो है ये सारे के सारे ऐसे थे तो ब्लड का फ्लो ठीक था, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए तो ब्लड का फ्लो हमारा कम हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक सर्वे वगैरह किया था, उसमें पता चला था कि 20% जो ट्राइबल चिल्ड्रन है ना, उनके सिकल सेल डिजीज़ का प्रॉब्लम है। अभी जो मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसका एम यही है कि जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको उनका ट्रीटमेंट, उनका उपचार हो सके जो काफ़ी अफोर्डेबल हो एंड एक्सेसिबल हो, सबको मिलना भी चाहिए और सब उसको पैसा भी दे सकते हैं। एम यही है 2047 से पहले, यानी कि भारत के 100 साल आज़ादी के होने से पहले पहले हम लोग सिकल सेल डिजीज़ को एलिमिनेट करना चाहेंगे, क्योंकि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसे एक मिशन मोड में कैरी आउट करेंगे, है ना। इसके लिए 3 पिलर स्ट्रेटेजी बनाई गई है, हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंट करना ताकि स्क्रीनिंग से आइडिया लग जाए, अर्ली लेवल स्टेज पर उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और हो जाने के बाद होलिस्टिकली मैनेज करेंगे, केयर को कंटिन्यू रखेंगे। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर करेगा 0 से 18 साल तक के लोगों को, यानी उसमें पॉपुलेशन होगी अप टू 40 ईयर्स तक को भी ऐड करेंगे, जो कि हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट भी है। इनिशियली 17 स्टेट्स पर फोकस करेंगे और एम है 7 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग, काउंसलिंग वगैरह की तरफ से मदद प्रोवाइड की जाएगी। इस प्रोग्राम के अंदर जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें थे ना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को, उसको भी मर्ज कर दिया गया है साथ में। इसके अलावा हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन था उसमें भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कम्युनिटी लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें प्री मैरिटल और प्री कंसेप्शन की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि अगर ये डिजीज़ उनमें डिटेक्ट होगी तो उसको टाइमली क्योर किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट के पास प्लान होते हैं, स्पेशल कार्ड वगैरह देती है ट्राइबल एरियाज़ के अंदर उन लोगों को जिनकी उम्र 40 से कम होती है ना, उसको कैटेगरीज करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट को चेक करते हैं। इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक पोर्टल भी बनाया था जहाँ पर लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ना, अगर उनको इस बीमारी के कोई भी लक्षण वगैरह पाए जाते हैं तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके गवर्नमेंट उस पर अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना सिकल सेल वाले में, इसमें ना स्क्रीनिंग की अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं कि भाई आपको स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट, कि आप जाओ अपना टेस्ट करवा लो और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके अंदर इसके ट्रेट्स हैं या नहीं है। तो इतने सारे सेंटर्स भी नहीं है खास करके ट्राइबल वगैरह के अंदर। एंड क्योर जो है ना वो जीन थेरेपी के फॉर्म में है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में, जो बहुत कॉस्टली होता है, और वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंटल स्टेज पर है। हम लोगों ने देखा ना कि 2 तरीके से क्योर हो सकती है, स्टेम सेल से या फिर बोन मैरो के ट्रांसप्लांट से ही। दे आर दी ओनली क्योर अवेलेबल। ट्राइबल जो है वो अपनी खुद की पुरानी दवाइयों पर इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स पर भरोसा नहीं करते। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इसको टाइमली डायग्नोस कर दो, ठीक है। लार्ज स्केल स्क्रीनिंग कैंप्स लगने चाहिए, प्री नेटल डायग्नोसिस होना चाहिए। प्री नेटल का मतलब होगा छोटे छोटे बच्चों के अंदर, बहुत नवजात के उससे पहले ही।
रिसोर्स जितने भी हैं उनका इस्तेमाल करो, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए सभी प्रोजेक्ट्स का। गवर्नमेंट को, एनजीओज़ को खास करके इस ऐसे प्रोसेस के अंदर एनजीओज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, ट्राइबल वगैरह की खास करके बात करते हैं। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स के, जो ट्रीटमेंट को फॉलो करने में, है ना, पेशेंट के साथ एंगेज होने में, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में सहूलियत देने के लिए बहुत अच्छे से अपना योगदान दे सकते हैं। इट्स अ गुड टॉपिक। अगेन दिस टॉपिक will have more relevance with your prelims, not your mains. Now we have topic number 7.7. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आया था, रिसेंटली यूएस से और यूके के एक साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने, एक टीम ने पहला सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बना दिया था और उन्होंने इसके लिए स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया था। तो उनको एग्स की और स्पर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो कि नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस होता है ना, एक एम्ब्रियो को बनाने के लिए वी नीड एग्स एंड स्पर्म्स। तो दे कुड ईजिली बाईपास, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया और एक सिंथेटिक मतलब हो गया आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है। उससे पहले हम लोगों को सब जानना पड़ेगा स्टेम सेल के बारे में। एंड टॉपिक बस मेन स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आने वाली हैं। तो ये जो सिंथेटिक एम्ब्रियोज होते हैं ना, ये बिल्कुल नेचुरल एम्ब्रियो के जैसे ही होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के तौर पर। स्टेम सेल क्या होता है? ये भी एक सिंगल सेल होता है। इसके दो फंडामेंटल कैपेसिटीज़ होती हैं। सेल्फ रिन्यूअल, दैट इज इट कैन रेप्लिकेट, खुद की कॉपी बना सकता है एकदम बिल्कुल एक जैसी। और ये डिफरेंशिएट करता है इनटू मैनी सेल टाइप्स, डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर ये डिफरेंशिएट भी कर जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल। ठीक है, कैटेगरीज होती हैं स्टेम सेल्स की, किस चीज़ के बेसिस पर, उसकी कैपेसिटी कितनी है टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होता है टोटीपोटेंट, एक होता है प्लूरीपोटेंट, एक होता है मल्टीपोटेंट, एक होता है यूनिपोटेंट। एक इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल भी होता है, जो कि सेकंड वाले का ही होता है। ये भी लैब में बनते हैं, एडल्ट सेल से बनाए जाते हैं। व्हाट इज दिस स्टेम सेल ऑफ टोटीपोटेंट? ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बना सकता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी। तो सो फार जो एक इंडिस्प्यूटेबल टोटीपोटेंट सेल है वो है जाइगोट। अब ये चीज़ इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाननी है, बस इतना ही जानना है कि स्टेम सेल्स की कैटेगरीज होती हैं। प्लूरीपोटेंट बहुत सारे लिनिएजेस बना सकता है 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स के, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनते हैं। वी हैव मल्टीपोटेंट, ये एटलीस्ट 2 डिफरेंट लीनेज बना सकता है सेम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के, जैसे कि हेमाटोपोएटिक स्टेम। इससे डिफरेंट ब्लड सेल्स बनते हैं, वाइट, रेड और प्लेटलेट्स। देन वी हैव यूनिपोटेंट, स्किन सेल होता है, ये सिर्फ एक सेल टाइप प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है। और ये जो आईपीएस सेल्स होते हैं ये लैब में बनते हैं, एडल्ट सेल से बनाए जाते हैं। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेलेवेंस क्या है स्टेम सेल्स का बायोमेडिकल रिसर्च में, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एक सिंथेटिक एम्ब्रियो क्रिएट कर दिया गया था। तो हम लोगों को ना बीमारी का, कोई डिजीज़ का नेचर समझने के लिए बड़ी मदद मिल जाती है। उसका जेनेटिक और उसके मॉड्यूलर सिग्नल्स क्या थे, हम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं डिजीज़ की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, और उसकी थेरेपी को ढूंढने में मदद मिल जाती है। तो एससीटी होता है, स्टेम सेल की थेरेपी होता है, इसको हम लोग रीजनरेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। इससे क्या हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है ना, उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग वहाँ पर नए स्टेम सेल्स इश्यू कर देते हैं और उससे उस बीमारी का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ये जो टिश्यू, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन, एक होता है एलोजेनिक। अब ऑटोलोगस का मतलब होता है जो पेशेंट होगा ना वो खुद की ही बॉडी के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करेगा। एलोजेनिक क्या होते हैं, ये डोनर, किसी दूसरे व्यक्ति के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस, और इसको याद करना बड़ा ईजी है। जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है ना, एक वर्ड होता है सिर्फ बायोग्राफी, यानी कि किसी की जीवन कथा जो कोई दूसरा लिख सकता है। जब वर्ड ऑटो ऐड जाता है यानी कि खुद, अपने आप लिखा, तो वहीं से याद रखें ऑटो का मतलब हुआ खुद का स्टेम सेल, पर पेशेंट्स ऑन स्टेम सेल। एक होता है टॉक्सिकोलॉजी, तो हम लोग टेस्ट करते हैं ड्रग, टेस्टिंग द ड्रग कैंडिडेट्स डायरेक्टली ऑन पेशेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। तो जो आईपीएस सेल्स होते हैं ना, हम लोग उनको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट सेल टाइम्स में, और हम लोग ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन देखते हैं कि भाई इस सेल के ऊपर कौन सी दवाई का क्या रिएक्शन आ रहा है। ये जो हमारी स्टेम सेल थेरेपी होती है ना, इसका स्टेटस क्या चल रहा है मेडिसिन में। तो जो स्टेम सेल्स हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिजीज़ वगैरह को ट्रीट करने के लिए। तो ये जो होता है ना हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये हमारे बोन मैरो में ही पाए जाते हैं, और इससे हम लोगों के मतलब टू पीपल विद कैंसर दे कैन मेक न्यू ब्लड सेल्स, इसका भी इलाज किया जा सकता है। दिस इज द डेवलपमेंट दैट वी हैव सीन सो फार इनटू दिस। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे कंट्री के अंदर स्टेम सेल की रिसर्च को बहुत प्रमोट कर रहे हैं।
तो 2007 की हमारी नेशनल गाइडलाइंस है स्टेम सेल के रिसर्च की। फिर इसके अलावा हमारे कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी होते हैं, तो ICMR हो गया, DBT हो गया, DST हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक वगैरह हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया। इन सब ने ना कुछ फंडिंग वगैरह की होती है। देन हमारे पास कोई एक नेशनल एपेक्स कमेटी है स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी की, इंस्टीट्यूशनल कमेटी है स्टेम सेल रिसर्च वगैरह की। यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पेइंग अटेंशन टू द स्टेम सेल। देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। एथिकल कंसर्न है, क्योंकि हो सकता है कि कल को आप इस चीज़ से ह्यूमन की क्लोनिंग करना स्टार्ट कर दो, है ना, और उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, बहुत हद तक इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस को आगे फर्दर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। इम्यून रिजेक्शन, हो सकता है कि आपने दूसरे पर्सन का स्टेम सेल डाला और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेम सेल के मैकेनिज्म को समझने में ना अभी टाइम लग रहा है, तो मे बी ये क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ना, तो चाइना और इसराइल ने ऑलरेडी काफ़ी सारे एफर्ट्स किए थे तो सिंथेटिक एम्ब्रियोज को डेवलप करने में, है ना, माउस और मंकी से, लेकिन उनका वो चीज़ फेल हो गई थी। लीगल इश्यूज हो सकते हैं, तो सो फार अगर आप एक पेशेंट के वूम्ब के अंदर इस तरह की सिंथेटिक चीज़ों को बनाकर, मैंने कि कहना चाह रहा कि आपने एक आर्टिफिशियल एक बेबी को बनाया, क्रिएट किया एक ह्यूमन बीइंग को, और आपने उसे किसी जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग थे उसके वूम्ब में प्लेस किया, तो ये चीज़ अभी तक इलीगल चल रही है। इवन सिंथेटिक एम्ब्रियोज का क्लिनिकल पर्पज़ तो अभी तक मतलब लीगली अलाउड भी नहीं है यूके के अंदर, तो लीगल इश्यूज इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं। फिर ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है, तो डेवलपिंग जो नेशंस हैं वो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ही नहीं पाए हैं कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करें, हमारे एथिकल डायलेमाज हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जाएँ, ताकि जो आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के तहत बदलाव है उनके साथ हम लोग समांतर चल होकर चल सकते हैं। बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। जो भी रेगुलेटरी के इश्यूज़ हैं कि भाई कहाँ अनसाइंटिफिक है, कहाँ का अनएथिकल है, कहाँ का इलीगल है, उन सबको भी टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है उनको इनलाइन करने की। सेफ्टी के कंसर्न्स थे, है ना, इसको जब परफॉर्म करना होता है तो बहुत ही कंट्रोल कंडीशंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, एंड इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, पैसा भी बहुत सारा चाहिए होता है। कैसे ये चीज़ डेवलप होती है तभी समझ पाएंगे कि इस तरह के सेल्स का डेवलपमेंट कैसे कंट्रोल किया जाएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, फंडिंग आती है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी आती है, एफिशिएंसी आती है। लोगों को इसके मिसयूज़ के बारे में जागरूक करना बड़ा ही ज़रूरी है। रेगुलेटरी बॉडीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि लोगों को मालूम रहे इस बात का कि भाई ये थेरेपीज़ वगैरह जो हैं ये कहाँ कहाँ बैन है, कहाँ कहाँ बैन नहीं है, क्या क्या इनका मिसयूज़ हो सकता है। सो अगेन इट वॉज अ वेरी सिंपल टॉपिक। इसमें ध्यान रखिएगा ये टॉपिक दोनों जगह पर आएगा, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी, क्योंकि ये स्टेम सेल्स बहुत ही कॉमन चीज़ है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखिए कि टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, ये थोड़ा प्रीलिम्स में शायद पूछ सकते हैं आपसे आगे। बाकी तो एप्लीकेशन बेस्ड है, ये चीज़ें आप आसानी से लिख ही दोगे वंस यू हैव रेड देम। टॉपिक नंबर 7.8 है लैब ग्रोन डायमंड्स, LGD बोलते हैं। तो रिसेंटली आपको पता होगा हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो US से गए हुए थे स्टेट विजिट के लिए। तो वहाँ पर जो USA की फर्स्ट लेडी यानी कि जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं उनको उन्होंने एक 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था। लैब ग्रोन डायमंड क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो हीरा होता है वैसे तो खान में मिलता है ना, ज़मीन के अंदर मिलता है, कोयले की खान में मिलता है, क्योंकि वो बहुत सारा हीट और बहुत सारे प्रेशर के अंदर जाके बनता है, बहुत समय साल लगते हैं। लेकिन इसको लैब में भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो प्योर कार्बन को अगर हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं ना, उसमें वही सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, तो उसी तरह से बन भी सकता है। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई थी 1954 में, और अक्सर ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि ग्लास जो होता है, घरों में खिड़कियों के ग्लास वगैरह बनते हैं, जब आप बनवाने जाते हो किसी शॉपकीपर वगैरह के पास, तो उनके पास ना कटर्स होते हैं, तो वो ग्लास कटर जो होते हैं वो डायमंड के बने होते हैं। फिर इंडिया 3 मिलियन के आसपास LGD प्रोड्यूस करता है, जो कि वर्ल्ड का 15% है, और LGD का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इसमें हम लोग CVD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, 25% उसका। तो जो मेथड है वो दो हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का मेथड है एक, इसमें यूजुअली 7,30,000 PSI का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेशर पर स्क्वायर इंच की एक मतलब मेजरमेंट यूनिट होती है, और इसमें हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, तो चैम्बर होता है, उसमें गैस मिक्सचर होते हैं गैसेस वगैरह के डायमंड के साथ, है ना, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। उसको हीट करते हैं, माइक्रोवेव्स का, लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन जो होता है वो प्रेसिपिटेट होकर डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो हमारे लैब वाले होते हैं ना, इनमें कोई डर्ट या इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, अफोर्डेबल होते हैं, क्वालिटी भी बेटर होती है ना, एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया, और रिसोर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं।
नेचुरल डायमंड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टूटा हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ मिल सकती हैं, महंगे होते हैं क्योंकि उनको माइनिंग प्रोसेस से, खदान वगैरह से निकाला जाता है। एंड उसके कारण माइनिंग जब कर रहे होते हैं तो वाटर पोल्यूशन बहुत सारा हो रहा होता है। नेचुरल डायमंड जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन से भी आते हैं बहुत बार। तो इस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड जो है दे आर क्वाइट अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ऑल्सो। सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक है, आपका पता होना चाहिए दोनों में आपको डिफरेंस, बिल्कुल पूछ सकते हैं एग्जाम में। नाउ वी हैव द न्यूज़ इन शॉर्ट वाला सेक्शन। सबसे पहले आता है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये जो कमेटी है ना, ये हमारे मिनिस्ट्री, ये हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, उससे आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। हम इसको जानने की कोशिश करना, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड GEAC क्या होता है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो 1986 के जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था ना, उसके तहत हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए थे कि भाई ये जो जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको कैसे हैंडल करेंगे। उस रूल के तहत हम लोगों ने एक कमेटी भी बना दी थी, जिनका काम ये होगा कि भारत के अंदर ये देखना कि कोई भी हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, रिसर्च में क्या इस्तेमाल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। फिर कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स में कैसे रिलीज़ कर रहे हैं। एंड अगर कोई भी इन चीज़ों को एनवायरमेंटल एक्ट के तहत मिसयूज़ करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करना। तो इसमें 24 मेंबर्स हैं, ठीक है। हर महीने की मीटिंग भी होती है और दे हैव स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑल्सो। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ स्टेट्स थे, उन्होंने रिसेंटली क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग NOC नहीं देंगे फॉर द बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर कॉटन हाइब्रिड्स। तो ठीक है, GEAC के द्वारा एक कॉटन हाइब्रिड्स के ऊपर कुछ रिसर्च की जा रही थी, जिसको लेकर के कुछ स्टेट्स ने मना कर दिया। तो फील्ड के ट्रायल्स हो रहे थे तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में। तो सिंस 2011 से ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई थी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से NOC लेना पड़ेगा अगर आपको उनके फील्ड एरियाज़ में ट्रायल करना होगा। तो अब ज़रा ये जानो BT कॉटन क्या है। ये भी एक कॉटन है जिसमें Cry 1AC और Cry 2AB के जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो वो होता है ना कॉटन, जो रुई का पेड़ होता है जिस पे ये लगती है, उसमें ना कीड़ा लग जाता था, बॉलवॉर्म का इंसेक्ट, उससे बचाने के लिए। तो BT कॉटन जो है ना एकमात्र ऐसी GM क्रॉप है जिसको भारत में के अंदर कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। अब एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर फर्दर बायोसेफ्टी की रिसर्च करनी थी, तो हर एक स्टेट के पास राइट है कि भाई उनके वहाँ पर अगर आपको ये सब करना होगा तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए टॉपिक हमारा न्यूज़ में था। देन वी हैव सेल कल्टिवेटेड मीट। तो US ने कुछ अप्रूवल दिया था कि भाई उनकी कंट्री में ना आप सेल से कल्टिवेटेड चिकन बना सकते हो। अब ये ना मतलब सिंपल ये है आर्टिफिशियल चिकन। अब आपको जानवर को काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जानवरों की बायोप्सी के तहत ना कुछ सेल्स निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, या तो जिंदा एनिमल से या फिर उसके फ्रेश पीस ऑफ मीट से, और उसमें से हम लोग स्टेम सेल्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर वो सिंथेटिक हो, एनिमल या फिर प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। फोर्थ, ग्रोथ होती है उस सेल की न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, फिर क्या उसके अंदर मसल की प्रोसेसिंग होती है। बेसिकली आर्टिफिशियली हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर वो एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बन के निकलता है। तो 2020 में सिंगापुर पहला देश बन गया था जिसने इस तरह के सेल कल्टिवेटेड मीट को अप्रूवल दे दिया था। फ़ायदे बहुत होते हैं इसके। एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि ये जो गाय भैंसें होती हैं ना, इनके कारण है ना बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा होता है, 14.5%, विच इज़ वेरी राइट। एनिमल्स के राइट भी प्रोटेक्ट होंगे, आपको जानवरों को पालना नहीं पड़ेगा। फिर आपको अपनी खुद की डाइटरी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, तो आपके न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। एंड एनिमल के मुकाबले ना इसको ज़्यादा हेल्दियर भी बनाया जा सकता है, जिसमें कंपैरेटिवली लेस फैट होगा। और कन्वेंशनल बीफ के कंपैरेटिव में जो लैब ग्रोन मीट होता है ना, उसमें 45% लेस एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम ये होती है, तो ये थोड़ी सी कीमत इसकी ज़्यादा होती है, थोड़ा महंगा पड़ेगा ये, है ना। और हाई क्वालिटी सेल्स होते हैं तो मतलब रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। टेस्ट सेम होगा नहीं होगा, टेक्सचर सेम होगा नहीं होगा, पता नहीं कर सकते अभी। उसके अलावा कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कितनी जागरूकता है, इन चीज़ों के थोड़े से रिस्क हो सकते हैं। देन वी हैव दिस टॉपिक mRNA वैक्सीन। तो भारत की पहली mRNA वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया था फ्रॉम द DCGI। ये जेमकोवैक ओम mRNA कोविड-19 का बूस्टर वैक्सीन है। इसको बनाया था जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने, और इनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दे दिया गया DCGI के द्वारा। क्लिनिकल ट्रायल्स और अप्रूवल्स वगैरह जो हैं वो हमारे नेशनल ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल के तहत आते हैं। हमारे पास CDSCO है जिसको DCGI हेड करते हैं, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, उसमें उनका प्री क्लिनिकल फेज़ होता है, ठीक है, और उसमें 3 फेज़ होते हैं ह्यूमन क्लिनिकल के। प्री क्लिनिकल मतलब बिना ह्यूमन
ये ट्रायल करना। उसके बाद आते हैं 3 फेज़ में ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्राई वगैरह किए जाते हैं। अब ये mRNA वैक्सीन क्या होती है, ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल करती है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी के सेल्स को कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोटीन को आप प्रोड्यूस करो, उस प्रोटीन के कारण एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा बॉडी के अंदर, और पैथोजन होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स डेवलप हो पाएगा। एक बार जब mRNA इंजेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर तो सेल्स इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं और प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। बस यही था। बाकी कंपैरिजन में इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस थिंग तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं mRNA वैक्सीन में और जो हमारे ट्रेडिशनल वैक्सीन में, तो उसमें प्रोटीन होता था, इनएक्टिव माइक्रोब था। यहाँ पर उस प्रोटीन नहीं होता लेकिन उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन होती है, मैसेंजर होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन लेके जाता है बस। फिर ये वाली चीज़ इनको प्रोड्यूस करना थोड़ा सा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल वंस। एंड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सीधा आप आर्म के अंदर, आपके हाथ के अंदर, बाजू के अंदर भेज सकते हैं। और कंपोनेंट्स पहले लैब में बनाए जाते थे, फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, उससे इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है वो एंटीजन के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं। रिजल्ट्स टीचेस द बॉडी की खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है एक माइक्रोब से, सिंपल होता है बस। आई थिंक ये 2 बेसिक चीज़ें हैं डिफरेंस की, बाकी चीज़ें दे आर नॉट बी बॉदर्ड मच अबाउट। ये टॉपिक प्रीलिम्स का है, कोविड के बाद से ऐसे क्वेश्चन कई आए हैं एग्जाम में। फेज थेरेपी, ठीक है, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में AMR बढ़ जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, समझाया था ऊपर वाले टॉपिक में भी और प्रीवियस मंथ की मैगजीन में भी समझाया था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इनका कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल के लाएं, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनको होने से कम कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस या फिर इनको हम फेजेस भी बोलते हैं, ये कुछ वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर ही। फेज थेरेपी के अंदर हम लोग इन फेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए। हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग फेजेस का इस्तेमाल करते हैं। एक स्टडी में पता चला था कि द पब्लिक एक्सेप्ट्स द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस एज ऑल्टरनेटिव। जनता ने अपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने माना है इस बात को कि फेज थेरेपी ज़्यादा यूज़फुल है। 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण 10 मिलियन के आसपास लोगों की डेथ होगी हर साल। चैलेंजेस क्या आते हैं फेज थेरेपेटिक्स में, इसमें अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स इतने ज़्यादा हो नहीं पाए हैं। एंड सही फेजेस मतलब यहाँ पर जो वायरस के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और कभी कभी नेचुरल एंटिटीज़ के तौर पर होते हैं तो इनकी पेटेंटिंग कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। पेटेंट कौन करेगा? लेप्टोस्पायरोसिस, तो भारत में जैसे मानसून आ रहा है इस डिजीज़ का बढ़ना शुरू हो गया है। ये एक जूनोटिक बैक्टीरियल है। जूनोटिक मतलब कि ये एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पिरिया इंटेरोगन्स, इसको हम लोग लेप्टोस्पिरिया भी बोलते हैं। कंटेजियस डिजीज़ है जानवरों की, और उसमें जनरली चूहे वगैरह होते हैं, कैटल, पिग्स, डॉग्स में पाई जाती है, लेकिन ओकेजनली ये इंसानों में ट्रांसमिट हो सकती है। तो जो डेंगी, मलेरिया, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं ना, लक्षण होते हैं, वैसे से इसमें होते हैं। फीवर वगैरह बहुत हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक होता है। कैप्टागॉन पिल्स, कैप्टागॉन जो है ना ये बहुत ही एडिक्टिव और एम्फेटामाइन टाइप की ड्रग्स होती है जो कि सीरिया में प्रोड्यूस की जाती है। तो सीरिया के अंदर ना इस्लामिक स्टेट और सीरियन फाइटर्स को ना ये वाली पिल्स दी जाती हैं। तो ये क्या करती है, उनके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना उसको स्टिमुलेट कर देती हैं, तो उनको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, उनका फोकस बढ़ जाता है, वो लंबे समय तक जागे रहते हैं, है ना। तो बस ये एक बेसिकली पहले एक मेडिसिन हुआ करती थी सेम नाम से। ओरिजिनल कैप्टागॉन के अंदर फेनेटाइलिन होता था, एक सिंथेटिक ड्रग थी, है। तो उसी के नाम पर अभी इन्होंने जनरेट की थी अपने फाइटर वगैरह को, उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। फोनॉन्स क्या होते हैं? ये क्वासी पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत सारे एटम्स की वाइब्रेशंस को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर टॉपिक आया था हिग्स बोसॉन वाला, वहाँ पर अभी हुआ क्या है ना, साइंटिस्ट ने रिसेंटली स्प्लिट किया था फोनॉन्स को, और उन्होंने बताई थी क्वांटम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वो लोग क्वांटम स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इस तरह की अचीवमेंट से, इस तरह से हम स्प्लिट कर पाते हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा? क्वांटम कंप्यूटर्स के ना बहुत सारे साउंड बेस्ड वर्जन्स भी होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर हम लोग डिवाइसेस के मेजरमेंट को और सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं इसकी हेल्प से। राइट नाउ जो लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, वो फोटोन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो लाइट का पार्टिकल है ना, क्यूबिट्स के तौर पर। ये एग्जाम में आया था ना पहले, 2022 में आया था आई थिंक।
तो दोनों ही फोटोन्स भी और फोनोन्स भी ये सेंट्रल इंटरेस्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के, दोनों का काम होगा। दोनों थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। फोटोन आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है। देखो जो हम लोग सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फोटोन, जो वर्ड फोटो है ना, एक्चुअल में इसका रूट मीनिंग लाइट में आता है, लाइट, रोशनी। तो फोटोन्स क्या होते हैं, ये भी टाइनी पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, लाइट के, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल करते हैं, है ना, एंड इनकी बहुत ही डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। इनमें ना पार्टिकल लाइक और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फोनोन क्या होते हैं, ये भी पैकेट होते हैं लेकिन ये साउंड वेव्स के होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, एयर मीडियम या फिर वाटर मीडियम। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स के होते हैं, ठीक है, और ये भी डिफरेंट वेवलेंथ्स के होते हैं, तो ये इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और इनकी वेव लाइक एंटिटीज़ होती हैं। अब जिन्होंने स्कूल में 9th या 10th की फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना, उनको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ की पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ की वेव लाइक होती है लाइट की, है ना, और जो साउंड होती है उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये वहाँ से ओरिजिन हो रहा है इनका। प्रोजेक्ट तारा, अब आप लोगों ने सुना होगा गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट का एक प्रोजेक्ट तारा है। तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, इंटरनेट को ना लाइट बीम से तो रोशनी देंगे, रोशनी के तहत इंटरनेट डेटा जो को ट्रांसफ़र होगा। तो वी हैव दिस FSOC, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इससे ऑप्टिकल, इसका मतलब होता है कि बाहर ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको OWC बोलते हैं, और एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस OWC, उसको बोलते हैं हम लोग लाइट फिडेलिटी, लाईफाई। ये एग्जाम में आ चुका है आपके प्रीलिम्स में पहले, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो लाईफाई के अंदर ना वो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करता है, उसमें डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट तारा के अंदर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन चैनल्स को बेहतर किया जाएगा। हिरोशिमा AI प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हुआ था हिरोशिमा AI प्रोसेस का। तो G7 की समिट हुई थी, तो जापान के द्वारा लीडर्स ने उसको होस्ट किया था। तो उन्होंने हिरोशिमा AI प्रोसेस को मतलब AI का एक समिट, इन्होंने इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। तो G7 का जो वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने OECD के साथ और GPI के साथ कोलैबोरेट करके वो कह रहे थे कि किस तरीके से फ्यूचर में हम लोग इनका रेगुलेशन कर पाएंगे, है ना, नॉर्म्स क्या होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो इसकी शुरुआत वहाँ पे की गई थी। इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर सबमरीन केबल लैंडिंग इन इंडिया। अब ट्राई का आप लोगों को नाम सुना होगा, आपके पास बहुत बार फ़ोन में SMS आते रहते होंगे ट्राई के। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि भारत के अंदर हम लोग सबमरीन की जो केबल लैंडिंग होगी ना, उसके लिए किस तरीके से उनका फ्रेमवर्क बताया था कि भाई रेगुलेट कैसे करना है उनको। तो भारत के अंदर सबमरीन यानी कि अंडर सी जो भी हम लोग केबल लगाएंगे ना कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह थे, उनको ईज़ करने की, आसान करने की कोशिश की गई थी। बस इसमें इतना ही जाना था एक्चुअली में, तो बाकी कुछ भी नहीं है पढ़ने का। कोरोनल मास इंजेक्शन CME, साइंटिस्ट को रिसेंटली एक सोलर इरप्शन देखने को मिला था। तो उन्होंने कहा था कि दैट मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 6 years, कोरोनल मास इंजेक्शन। तो भारत के अंदर नैनीताल में ना एक एरीज करके एक इंस्टीट्यूट है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑब्जर्वेशनल साइंस का। तो उनको पता चला कि ये जो मास इरप्शन हुआ था ना, इजेक्शन हुआ था, ये 2017 में हुआ था, और इसने तब से अब तक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। साइंटिस्ट ने देखा कि डिस्पाइट द कोर एक्सपेंडिंग, जो यूजुअली कूलिंग, उसके बाद में कूलिंग हो जाती है, मतलब एक्सपेंशन होता है, उसके बाद जो कोर एरिया होता है ना, उस कोरोनल मास इजेक्शन ना सन में होता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला सोलर मिशन जाएगा ना, आदित्य L1, उसके अंदर हमारे पास विजुअल एमिशन लाइट लाइन कोरोनोग्राफ होगा। इससे में ज़्यादा डेटा मिलेगा इस तरह के इजेक्शंस के बारे में, और हमको सन का जो इनर कोरोना है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो हमें जान पाएंगे कि जो इरप्शंस के कारण हमारे अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इम्पैक्ट क्यों हो जाता है। देन वी हैव दिस बिटलगीज, ये 7th ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे स्काई के अंदर। अगर हम सन को हटा देते हैं तो एक कॉन्स्टलेशन है ओरायन, वहाँ इसको किया गया था। हम लोग इसको अर्द्रा भी बोलते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। बस इतना ही जानना है इसमें, ये नाम शायद आपसे पूछ लेंगे वो। वी हैव जेमिनिड मीटियर शावर। मीटियर शावर क्या होता है, जब भी हमारी धरती किसी कॉमेट के रास्ते से गुजर रही होती है, तो कभी कभी कुछ कॉमेट का मलबा जो होता है, डेब्री वगैरह, हमारे आसमान में हमको देखने को मिलता है जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न होता है, हम लोग उसको मीटियर शावर बोलते हैं। तो जेमिनिड मीटियोर्स जो होते हैं ये कुछ रॉकी डेब्री के बने होते हैं, किसी भी स्मॉल एस्ट्रॉइड से निकलते हैं। तो कहता है उसका नाम था 3200 फेथॉन, जो कि 1983 में देखा गया था। तो फेथॉन जो है बहुत ही स्मॉल और 3 माइल के आसपास का है, और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है।
इन एवरी 1.4 ईयर्स अपने ऑर्बिट में सन के पास चला जाता है। इसी को बस ये एस्ट्रॉयड है और कुछ नहीं है। क्वासी मून या फिर हम उसको क्वासी सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है इन अ सिमिलर टाइम फ्रेम जैसे हमारी धरती सूर्य के सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया एस्ट्रॉयड देखा था, ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम दिया है 2023 FW13 अर्थ के साथ साथ ही। इससे पहले एक क्वासी सैटेलाइट इसका नाम था कामोलेवा, ये 2016 में डिस्कवर किया गया था। ईरान का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, ईरान ने अपना पहला डोमेस्टिकली बनाया हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका नाम है फतह। उसका टारगेट रहेगा 1400 किलोमीटर का। अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं ना, ये एक वेपन होता है जो बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं, यानी कि हमारी जो साउंड की स्पीड होती है ना उसका इंटू 5 के आसपास कह सकते हो। तो ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं ये, और ये थोड़ी नीचे की हाइट पर रखते हैं, लोअर एल्टीट्यूड पे, है ना। 2 तरह के होते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो इनको अपने मोशन से मिल रहा होता है। लॉन्ग रेंज तक काफ़ी अच्छा स्ट्राइक करते हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। US, रशिया, चाइना, है ना, वो सब उनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। भारत के अंदर एक हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है जिस पे काम कर रहा है। अभी आपको याद रखना है, मैक जो होता है वो लेस देन 1 को बोलते हैं सबसोनिक, मैक 1 को बोलते हैं ट्रांससोनिक, मोर देन 1 को बोलते हैं सुपरसोनिक, और मोर देन 5 मैक को बोलते हैं हाइपरसोनिक। दिस टॉपिक टाइटैनिक सबमर्सिबल। US की नेवी ने कहा कि उन्होंने कुछ साउंड डिटेक्ट किए थे एक इम्प्लोजन के, है ना। तो रिसेंटली एक सबमर्सिबल का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था जब वो टाइटैनिक के रैक के पास जा रहा था बिलो सी लेवल। तो डीप सी वाटर प्रेशर के कारण सबमर्सिबल के अंदर कुछ क्रैक वगैरह आ गए थे, उसका हल वगैरह जो होता है, आगे का रीजन जो होता है, वो पूरा मशीन का पार्ट, होलो पार्ट जो होता है वो टूट गया था। तो बस यही था, इसमें कुछ था नहीं जानने का, एक्चुअली पता नहीं क्यों ये न्यूज़ दी थी। देन वी हैव CLN, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। ICMR जो है NIV, उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसने CLN जो सेंट्रलाइज लेबोरेटरी है नेटवर्क, उसको ज्वाइन किया था। एंड हमारी बहुत सारी वैक्सीन वगैरह को हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, तो फ्यूचर में होने वाला कोई पैंडमिक या एपिडेमिक होगा उनके बारे में हमारी नॉलेज और बढ़ेगी। एक कॉलिशन है एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का, उसी का पार्ट है ये नेटवर्क, और ये ग्लोबल ग्रुप है। इसमें मटेरियल्स की टेस्टिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स और मटेरियल्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन साइट प्रोग्राम है हमारे पास। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसी का एक सब कॉम्पोनेंट है हमारा साइट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है ना हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस को एस्टैब्लिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, और वाटर को हम लोग, यानी कि वाटर क्या होता है, H2O होता है ना, उसको स्प्लिट कर देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो इस मिशन के तहत इस पर काम किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। तो ज़्यादा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो भारत में डिकार्बोनाइजेशन जल्दी होगा। लिथियम आयन बैटरी, एक नोबेल लॉरेट थे और को इन्वेंटर थे लिथियम आयन बैटरीज के, जॉन बेनिस्टर। तो उनका रिसेंटली निधन हो गया। 2019 में उन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री के अंदर लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए। लिथियम आयन बैटरीज रिचार्जेबल बैटरी होती हैं, ठीक है। उसमें जो लिथियम के आयन्स होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं डिस्चार्ज के समय, और जब चार्ज होता है तो वो ऑपोजिट रूट फॉलो करते हैं। इन बैटरीज का फ़ायदा ये होता है, वजन बहुत कम होता है, एनर्जी डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो नॉर्मल हमारी लेड एसिड वाली बैटरी होती है उनके मुकाबले 5000 ज़्यादा साइकिल्स होते हैं इनके अंदर। मेंटेनेंस इनका कंपैरेटिवली कम होता है, इनका सेल्फ डिस्चार्ज रेट बहुत ही कम होता है, और मेमोरी इफेक्ट तो होता ही नहीं है। उत्प्रेरक, इसकी फुल फॉर्म है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एस्टेब्लिश किया था उत्प्रेरक, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। भारत के अंदर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनमें एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट करने के लिए, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, है ना, और एक नॉलेज रिपोजिटरी बनाया जाएगा। कायरल बोस लिक्विड, रिसेंटली एक फिजिसिस्ट थे USA और चाइना के, उन्होंने क्लेम किया था कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर है, इसका नाम दिया उन्होंने कायरल बोस लिक्विड स्टेट। तो रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया था कायरल बोस लिक्विड स्टेट, है ना, इन द सुपर स्मॉल, बहुत ही क्वांटम स्केल पे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो रिसर्चर्स ने क्रिएट किया एक फ्रस्ट्रेशन मशीन है,
उसमें सेमीकंडक्टिंग वगैरह का डिज़ाइन किया गया इस तरह के मैटर को डेवलप करने के लिए। जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच टॉप लेयर पे काम करती है। नो नीड टू गो फर्दर इनटू दिस, जस्ट रिमेंबर कि कायरल बोस लिक्विड क्या होता है, एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर पे काम कर रहा है यूएस और चाइना। बस यहाँ पर हमारा साइंस एंड टेक का न्यूज़ इन शॉर्ट भी खत्म होता है। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वी हैव द कल्चर सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। टॉपिक नंबर 8.1 है अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसेंटली सेंगोल या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में सेप्टर भी बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट किया था। तो ये इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी जब हमारी पार्लियामेंट की पहली बिल्डिंग बनी थी, बट अब हमारी बिल्डिंग को दोबारा से बनाया गया है तो दोबारा से सेंगोल को प्लेस किया गया है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंगोल वगैरह क्या होता है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का नाम यहाँ पे कैसे आता है, बिकॉज दिस हैज़ रेलेवेंस विद देयर एग्जाम। तो जब हमारा नया पार्लियामेंट बना था ना, मतलब पार्लियामेंट बन के जब हमारे नए सेशन स्टार्ट हुए थे, तो 14 अगस्त 1947 को जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सेंगोल एज ए सिंबल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिला था। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब अपनी पावर ट्रांसफ़र करके इंडियंस को दी थी, भारतीयों को दी थी, तो उसका एक प्रतीक दिया था उन्होंने, एक वो सेंगोल दिया था। इट्स ए सिंबल, सिंबॉलिक चीज़ है, कोई प्रतीक था। तो गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने प्रीस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया था। जो वर्ड सेंगोल है ये तमिल वर्ड सेम्माई से आता है, इसका मतलब था राइचियसनेस और ऑब्जर्वर ऑफ जस्टिस, है ना। और ठीक है, सेंगोल से मतलब बेसिकली जो वो व्यक्ति जो जस्टली और फेयरली रूल करेगा उस चीज़ को जस्टिफाई, उसको सिग्निफाई करता है। तमिल कल्चर में इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। तो जब भी किसी राजा को क्राउन करते हैं, उसको राजा वगैरह बनाया जाता था, तब एक सेंगोल दिया जाता है उसके कोरोनेशन पर, जब उसका राज्याभिषेक होता था। और वहाँ के जो हाई प्रीस्ट थे, जो उनके हाई प्रीस्ट को क्या बोलेंगे मतलब हिंदी में, कुल गुरु वगैरह कह सकते हैं, या फिर अमात्य होते हैं हाईएस्ट, वो जो उनकी पावर ट्रांसफ़र के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। चोला एम्पायर के अंदर सेंगोल को एज अ पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ सर्विस, पाथ ऑफ नेशन भी कंसिडर करते हैं। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि सेंगोल को, यानी कि किसी भी सेप्टर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक देना एज ए सिंबल ऑफ पावर ऑफ ट्रांसफ़र का, ये चीज़ 2000 सालों से पहले से चल रही है, संगम में से चलती आ रही है। हमारे कुछ टेक्स्ट हैं, है ना, पुराण नोरू और कुरुंथगोई, ये हमारे कुछ टेक्स्ट हैं, कलिथगोई वगैरह, इन सब में भी इनका जिक्र किया गया। तिरुवनंतपुरई अधिदम, ये क्या है, इसको नमः शिवाय मूर्ति के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। एक शेवाइट सेंट और स्कॉलर थे 16th सेंचुरी के, और वो मठ के गुरु थे, मतलब मठ के अध्यक्ष थे, हेड थे। वहाँ पर तमिल स्कॉलर्स वगैरह थे, म्यूजिशियंस थे। तो तिरुमूलर सिद्धर ये शेवाइट सेंट्स थे और इन्होंने किताब लिखी थी तिरुमंथिरम, और उनको एक पेड़, पीपल का पेड़ के नीचे जगह थी, तिरुववदुथुरई जगह नाम है, उसके नीचे पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट मिली थी। तो कावेरी रिवर के सदर्न बैंक पर दक्षिण की तरफ जो एक मठ है वहाँ पर वो अधीनम वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। तो अधीनम बेसिकली उनकी मोनेस्ट्री है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, उथिरमेरूर इंस्क्रिप्शंस। तो 1920 के आसपास के ये इंस्क्रिप्शंस हैं, और कर्नाटक चोला वन, उनके बारे में जिक्र था। ये एक एंशिएंट चोला विलेज था एंड ये चेन्नई के पास है, तमिलनाडु के अंदर। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ के अर्लियर विलेज वगैरह के बारे में बातें की गई थी, जिसको कुडुम्बू की तरह कैटेगराइज किया गया था। जनरल असेंबलीज वहाँ होती थी, फिर उसमें डिटेल थी वहाँ पर कैसे सभा वगैरह ऑर्गेनाइज होती थी, सभा की डिफरेंट कमिटीज़ हुआ करती थी। क्वालिफिकेशंस थी, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पूरे टॉपिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होगी वो यही हो सकती है। लैंड की कुछ कैटेगरीज होती थी ज़मीन की वहाँ पर, ठीक है। वेलान वगई ये नॉन ब्राह्मण के पीजेंट्स का था। ब्राह्मदेय ये जो ब्राह्मण को दिया जाता था। शल भोग ये था स्कूल के मेंटेनेंस के लिए। देवदान ये टेम्पल्स को दिया जाता था। पल्ली छंदम लैंड जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता था। आई थिंक यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल चोला एडमिनिस्ट्रेशन की थी। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था, सारी ताकत उनके पास थी, और लेकिन उनको गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था। तो जो टॉप अथॉरिटीज़ थी उनको बोलते थे पेरुंतरम। चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया था मंडलम के अंदर, यानी कि प्रोविंसेस के अंदर, और उसके अंदर फिर वलांदू थे, नाडु वगैरह थे।
चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी विलेजेस के अंदर। ये सब बातें ऑलरेडी आपके जो स्टैटिक बुक से वहाँ पर मैंशन भी हैं। और विलेज की असेंबली को बोलते थे, ये भी मैंशनड है आपके। महासभा के अंदर अडल्ट मैन होते थे ब्राह्मण विलेजेस के अंदर। तो विलेजेस के अंदर बहुत हद तक ऑटोनॉमी होती थी, उनकी अपना एक खुद का एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो इन सब चीज़ों को हैंडल करती थी। इरिगेशन पे बड़ा ध्यान देते थे, कावेरी नदी थी, बाकी नदियाँ भी थी इस पर्पज़ के लिए। टैंक्स वगैरह भी बनाए हुए थे उन्होंने, कुएँ बनाए हुए थे बिल्डिंग के लिए। लैंड टैक्स होता था, है ना। तो जो इनकम आती थी चोला के रूलर के पास, राजा के पास, वो कहाँ से आती थी? ट्रेड से, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह लगाते थे। और कुछ रिच लैंड ओनर्स वगैरह भी थे, तो उन सबको भी वो सब कुछ मतलब टाइटल्स भी देते थे, जैसे कि मोवेंद वेलन दिया जाता था। जो ब्राह्मण वगैरह थे उनको लैंड ग्रांट में मिलता था, यानी कि ब्रह्मदेय मिलता था। उनकी आर्मी नेवी भी काफ़ी एफिशिएंट थी, उसमें एलिफेंट, कैवलरी, इन्फेंट्री भी पाए जाते थे। तो ये टॉपिक था, इसमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द कंटेंट ऑफ कल्चर वाले सेक्शन का, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस पोर्शन एट लीस्ट. दिस इज मोर चांसेस ऑफ टू बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम देन एनी ऑफ द अदर टॉपिक्स. नाउ वी हैव द टॉपिक 8.2 छत्रपति शिवाजी महाराज. तो रिसेंटली 350th एनिवर्सरी थी उनका, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कोरोनेशन जो हुआ था रायगढ़ फोर्ट में महाराष्ट्र में. तो पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुन्नर के पास शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को. इनकी माताजी का नाम जीजाबाई जी था. पिताजी जो थे इनके शाहरजी राजे भोसले थे. और जब इनका जन्म हुआ था तो जो महाराष्ट्र की टेरिटरी थी वो उस समय अहमदनगर के निजाम शाह के पास थी और बीजापुर के आदिल शाह के पास. इन्होंने एक स्टेबल किंगडम को स्थापित करने की कोशिश की थी. एंड इनके पास देशमुख हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थे. इनकी डेथ के बाद जो मराठा स्टेट था उसमें जो चित्तपवन ब्राह्मण्स वगैरह थे जो कि उनके सक्सेसर थे एज पेशवा, उन्होंने स्टेट को चलाने की कोशिश की थी. छत्रपति शिवाजी महाराज का काम की शुरुआत हुई थी पुणे के रीजन के अंदर. वहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं, वैलीज बहुत हैं, तो उनको जाना आसान नहीं होता. तो उन रीजन को मावलाज बोलते हैं. एंड वहाँ पर बहुत अच्छे से इन्होंने सेटअप वगैरह करने की कोशिश की थी, लोगों का वेलफेयर बहुत करते थे. स्किलफुल तरीके से इन्होंने मावल रीजन को डेवलपमेंट पे काम करने की कोशिश की थी. वहाँ पर उन्होंने कुछ फोर्ट्स को कैप्चर किया था. मुरुमदेव था, तोरणा, कोंडना, पुरंदर, और स्वराज की उन्होंने स्थापना भी वहीं पर की थी. तो स्वराज के अंदर नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाने, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे. एंड उसमें बेलगांव, काडवाड़, धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट्स भी आते थे. अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो राजा के पास ही होते थे सारे अधिकार. पेशवा इनके प्राइम मिनिस्टर थे, मजुमदार इनके अकाउंटेंट थे, वकेनवीज इंटेलिजेंस के थे, दबीर फॉरेन सेक्रेटरी थे, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव वगैरह थे बाकी चैरिटेबल ग्रांट्स के. तो ये इनके काउंसिल के मिनिस्टर थे, इनको अष्टप्रधान बोलते थे ये. फिर ये कैश में देते थे सारी सैलरीज वगैरह. एंड कभी कभी रिवेन्यू ग्रांट्स भी देते थे. मिरासीदार हुआ करते थे, तो उनके पास लैंड के हेरिडिटरी राइट्स होते थे. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो उनके पास कैवलरी भी थी और इन्फेंट्री, दोनों चीज़ें थी. जो पैदल चलने वाले लोग भी थे, जानवरों पर, घोड़े वगैरह पर, ऊँट वगैरह पर चलने वाले भी थे. मराठा नेवी को भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ था क्योंकि पोर्ट के एरिया के पास पड़ता था, महाराष्ट्र रीजन के पास में था समंदर वगैरह. इनके पास 400 शिप थी, बहुत डिफरेंट टाइप्स की. फोर्ट वगैरह थे इनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के. उनके ज़माने में उन्होंने 250 फोर्ट बनवाए थे. एंड किसी भी सिंगल ऑफिसर को उसका सोल चार्ज नहीं दिया था. इन्हें हर एक के अंदर एक हवलदार होता था, सबनी होता था, सरनोबात होते थे. सी फोर्ट उन्होंने बनवाए थे नेवी के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई थी. रायगढ़ फोर्ट मोस्ट पॉपुलर है. ये सह्याद्री माउंटेन रेंज के अंदर है और यूरोपियंस ने इसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट भी बोला था. तो शिवाजी महाराज ने इसको जीता था 1656 में चंद्रराव मौर्य के साथ वॉर में. सिद्दीस भी होते थे एंड ये जंजीरा रीजन में आके सेटल हो गए थे. जो दंदा राजपुरी था अहमदनगर रूलर का, वहाँ पर मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान को, ये तो सारी मतलब हिस्ट्री में ऑलरेडी मेंशन्ड है छत्रपति शिवाजी के बारे में, हम लोग बस उसको रिवाइज़ कर रहे हैं. तो जो टॉपिक ऑलरेडी आपके स्टैटिक में मेंशन्ड होते हैं ना, उनको बस ऐसे न्यूज़ वाला देख लिया करो कि ठीक है इतना देख लिया, बाकी ये सब चीज़ें ना आपने वहीं से पढ़ना, मतलब स्टैटिक की बुक से ही, क्योंकि ये सब गिवन है. औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान को अपॉइंट किया था, डेक्कन का वाइसरॉय बनाया था. 1664 में औरंगज़ेब ने जयसिंह को भेजा था शिवाजी महाराज को क्रश करने के लिए. ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी. यू ऑल हैव रेड दीज थिंग्स, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करना. टॉपिक नंबर 8.3 हमारे पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग. तो कुछ नए प्रोडक्ट्स थे उत्तर प्रदेश के जिनको जीआई टैग मिला था. अब जीआई टैग का मतलब क्या होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट होगा ना वो किस एरिया को बिलोंग करता है ज्योग्राफिकली, उसकी महत्वता को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसको टैग दे देते हैं.
ठीक है। तो जो WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट है वहाँ पर इसको डिफाइन किया गया। तो 10 साल के लिए उनको वो टैग मिलता है, 10 साल बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। भारत में 2004 में दार्जिलिंग टी को पहला ऐसा टैग मिला था। मैक्सिमम टैग्स कर्नाटका में मिले हैं, तमिलनाडु में एट्सेट्रा। भारत के अंदर 1999 का एक एक्ट है हमारा, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड एक्ट, और उसमें हम लोगों ने रूल्स बनाए थे उसके 2002 में इसके। तो होल्डर्स को थोड़ा राइट मिलता है, अधिकार मिल जाता है कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे, कोई थर्ड पार्टी, एंड उसकी बनाने की टेक्निक्स वगैरह को कोई कॉपी करके पेटेंट ना करा सके। तो रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन वगैरह जो है DPIIT के अंदर, वो सबकी पूरी चीज़ों की सुपरवाइजिंग वगैरह करते हैं भारत के अंदर। तो यूपी के कौन से प्रोडक्ट थे? अमरोहा ढोलक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये नेचुरल वुड से बना होता है। बागपत होम फर्निशिंग्स है, तो बागपत और मेरठ के ये हैंडलूम्स वगैरह हैं। कल्पी हैंडमेड पेपर है, कल्पी से बनता है ये। महोबा गोरार पत्थर हस्तशिल्प है, स्टोन क्राफ्ट है। मैनपुरी तरकश है, ये भी एक इनले वर्क है, ब्रास वायर का, स्ट्रिप्स का, मोटिव्स का। संबल होन क्राफ्ट है, और बाराबंकी हैंडलूम वगैरह भी है, स्कार्फ, शॉल वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। और इनके ना नाम ऐसे याद करना मत बेसिकली, क्योंकि ये जो टॉपिक न्यूज़ में आता है ना, जैसे गुच्छी वाला आया था एक, GUCCHI समथिंग करके आया था 2022 के प्रीलिम्स में। तो ये टॉपिक की ना डिटेल इतना जाना, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें पूछी हुई थी, वो एलिमिनेट करके तो हो भी जाता, बट कंसिडरिंग 2023 का प्रीलिम्स अब एलिमिनेट करना भी मुश्किल होगा। तो ये टॉपिक्स को ना ऐसे एक एक चीज़ का नाम मत लिखो, बस एक बार देख लिया ना, इतना ही काफ़ी होता है। एक कारी इशाद मैंगो भी है, उत्तर कर्नाटका का, इसको भी GI टैग मिला था। तो बस इतना ही जाना है, एक बार नाम पढ़ लिया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर वहाँ क्लिक कर गया तो कर गया, क्योंकि 10 लाख लोगों में से किसी एक का ही क्लिक करता है, ये ऐसी चीज़ होती है। बट यू नीड टू नो दीज बेसिक थिंग्स, ये रेगुलर होना चाहिए। भाई ट्रिप्स के अंदर है या नहीं, कितने साल का मिलता है, फर्स्ट किसका था, मैक्सिमम किसके पास है, कौन से एक्ट के अंडर आता है, ये चीज़ें थोड़ी स्टैटिक बेस बन जाती हैं, फिर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ विल कवर द न्यूज़ इन शॉर्ट ऑफ कल्चर सेक्शन। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास 8.4.1 उपनिषद्स। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था लैब ग्रोन डायमंड्स गिफ्ट किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट लेडी ऑफ द USA को। तो US के प्रेसिडेंट को, जो बाइडेन को, प्रधानमंत्री जी ने एक फर्स्ट एडिशन प्रिंट दिया था बुक का, द 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स। तो भारत में लिखी गई थी एक आयरस स्कॉलर के 1937 में। तो इस बुक को ट्रांसलेट किया गया संस्कृत से, और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेशन है उपनिषद्स का। उपनिषद्स क्या है? इनको वेदांत भी बोलते हैं। इसमें कुछ ह्यूमैनिटी और कॉस्मोस के बारे में, जीवन और जीवन के सिद्धांतों के बारे में बातें बताई गई थी। 10 जो मेन उपनिषद है वो है ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चंड योग, बृहद्रनायक। ये बहुत मेजर है, मतलब और ये कठोपनिषद के अंदर डेथ के बारे में बात की हुई है, जस्ट इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस। राजप्रभा या फिर मिथुन संक्रांति 3 दिन का फेस्टिवल है, उड़ीसा में मनाया जाता है, एंड पॉपुलर हुआ था मिडीवियल पीरियड में, क्योंकि उसमें ना एग्रीकल्चर हॉलिडे मनाई जाती थी। उस दिन भूदेवी, भूमि, अर्थ, गॉडेस अर्थ को पूजते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी थी। एक सिल्वर आइडल है भूदेवी की, वो पूरी टेम्पल में पाई जाती है, एंड ये वुमेनहुड को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो मदर गॉडेस अर्थ है वो इस दौरान मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में जाती हैं और खुद को फ्यूचर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर भी करते हैं मानसून के लिए। तो महिलाओं को ब्रेक मिलता है अपने हाउस होल्ड वर्क से, इंडोर गेम्स के लिए खेलने का समय मिलता है। लड़कियों को ट्रेडिशनल साड़ी पहनती हैं वो, है ना, अपने पैर पर वो अलट्ठा लगाती हैं, एंड कोशिश करती हैं कि दैट दे एब्सटेन फ्रॉम वॉकिंग बेयरफुट ऑन द फुट। अंबुबाची मेला 4 दिन का फेयर है, और कामाख्या मंदिर जो है नीलाचल हिल्स असम में, वहाँ शुरू हो गया था। तो कामाख्या देवी जो हैं उनके नाम पर इसको मनाए जाते हैं। तो 52 शक्ति पीठ है भारत के अंदर, तो उसकी वन ऑफ द प्राइम सीट्स है तांत्रिक रिचुअल्स की। तो ये बेसिकली एनुअल मेंस्ट्रुएशन को मार्क करता है, जो कामाख्या देवी थी उनका। आई एम सॉरी, जोहा राइस जो है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, जोहा राइस क्या है ना, ये भी एक विंटर, सर्दी में होने वाला एक राइस ही है, और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, इसका स्वाद बड़ा बेहतरीन होता है। एंड तो साइंटिस्ट ने कुछ न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ चेक की थी जोहा राइस की, और उनमें 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिले थे, लिनोलिक एसिड और लिनोलिक ओमेगा 3 एसिड। मेनहिर्स जो हैं, अभी मेनहिर्स क्या होते हैं, ये अपराइट स्टोन्स होते हैं मेगालिथिक पीरियड के। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ही पत्थर टाइप के से। तो मेगालिथिक पीरियड के हैं, और किसी की बरियल साइट, किसी को जो दफनाते हैं तो उसके ऊपर इनको लगाते हैं एज ए मेमोरियल।
मैनहिर्स इन मुद्दुमल, मुद्दुमल जो गांव है वो वन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर है मैनहिर का, और ये 3500 साल पुराने मैनहिर वहाँ पर पाए जाते हैं। तो तेलंगाना के कुछ हेरिटेज के एंथुजियास्ट थे, उन्होंने कोशिश की थी कि इसको यूनेस्को टैग मिल जाए तेलंगाना के अंदर। होमो नलेदी, एक नया एविडेंस सजेस्ट किया था। होमो नलेदी एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज़ है, मे बी उनके जो डेड थे उनको वहाँ बरी किया गया होगा एक केव में। तो माना जा रहा है कि होमो सेपियंस का जो बरियल्स था ना उससे भी ओल्डर हैं ये। तो दे वॉक्ड फुली अपराइट, और उनके हाथ भी हमारे जैसे थे बिल्कुल। ब्रेन साइज जो था वो आज के इंसान के 1/3 था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये अपने 100 साल हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी, परमानेंट बन गया था ये ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो भारत सरकार की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिसेमिनेट करने के लिए, प्रसार करने के लिए PIB का इस्तेमाल किया जाता है। जतन, वर्चुअल म्यूज़ियम बिल्डर, एक डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है भारत के म्यूज़ियम्स का। तो एक सर्वर एप्लीकेशन ही इसमें इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको डिज़ाइन किया गया था CDEC के द्वारा, जो कि पुणे में है। CDEC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। तो हमारा IT इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट CDEC करता है। 1988 में CDEC को बनाया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 10 म्यूजियम्स को रखा है इसके अंदर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक साइट ऑफ म्यूजियम्स है, 44 लोकेशंस पर। गांधी पीस प्राइज़ जो था वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। देन वी हैव साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने उसमें जो नॉमिनेशन प्रोसेस था उसको चेंज करने की बात की थी। तो ये लिटरेरी ऑनर करते हैं, मतलब एनुअली दिया जाता है राइटर्स को या फिर कोई आउटस्टैंडिंग बुक वगैरह को। डायमंड लीग जो है ये एक सीरीज़ है कुछ कंपटीशन वगैरह की, जिसको वर्ल्ड एथलेटिक्स के लेवल पर सेटअप किया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का टाइटल जीत लिया था। तो ये हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट था, छोटा था, सिंपल था। ख़त्म करते हैं। नाउ वी हैव 6 स्कीम्स इन न्यूज़। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का और जून मंथ का। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन की डेडलाइन थी ना उसको 1 साल तक और बढ़ा दिया गया। तो जून 2023 की डेडलाइन थी, उसको बढ़ाकर 2024 तक ले जाया गया। तो सिटीज़ में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, है ना, और दूसरी एस्पायरिंग सिटीज़ भी इनको कॉपी कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरुआत की थी 2015 के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा था। तो अच्छी लोकेलिटीज़ बनाई जाए, है ना, शहर में भीड़ भाड़ कम हो, पॉल्यूशन कम हो, कुछ पार्क्स, प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाएगा, लैंड यूज़ बेस्ड एरियाज़ डेवलप किए जाएंगे, स्मार्ट सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो जो मिशन है ये 100 सिटीज़ को कवर करेगा एंड इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया था जो प्लान करेगा। फंडिंग वगैरह का काम था। 48,000 करोड़ के आसपास का टाइम पीरियड था 5 साल का, यानी कि ऑन एन एवरेज पर सिटी को 100 करोड़ के आसपास मिल सकते थे। तो इसको बस एक्सटेंड कर दिया गया। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि कम्युनिटी को कोर पे रखेंगे, है ना, विल कन्वर्ज, सेक्टोरल और फाइनेंशियल कन्वर्जेंस पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मोर फ्रॉम लेस, कई कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आउटपुट निकालना। तो बस ये था, यहाँ पर हमारा पूरा एक मैगजीन ख़त्म होती है। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना दैट यू हैव कंप्लीटेड द सीरीज़, और इट गिव्स मी अ पुश कि ठीक है, देयर आर पीपल हु आर वाचिंग इट ऑन टाइम। और मतलब पिछले महीने की लेट हो गई थी, इस महीने की मैंने टाइमली सारी वीडियोस पोस्ट कर दी हैं, बिकॉज वही था ना कुछ जब कमेंट दिख रहे होते ना तो मुझको भी एक मिल जाता है कि ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल लो अपने ट्रैवल शेड्यूल से और कीप पोस्टिंग द वीडियोज़। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप कमेंटिंग। एंड जूम लाइब्रेरी का आप लोगों को पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हैंडी बुकलेट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।